नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की का वक्त हो गया है। संसद का मॉनसून सत्र अभी तक तो हंगामेदार रहा। 20 जुलाई से शुरू हुई संसद की कार्यवाही हर दिन हंगामे के चलते बाधित होती रही। पहला हफ्ता जंतर मंतर प्रोटेस्ट, छात्रों पर लाठीचार्ज, फोरम वांगचुक के अनशन को लेकर हंगामेदार रहा, तो दूसरे हफ्ते में 2 अहम बिल पास हो गए। पहला वंदे मातरम बिल और दूसरा पेपर लीक के खिलाफ बना एंटी पेपर लीक कानून। ये भी बिल पास हो गया है। पीएम मोदी ने छात्रों से किया हुआ अपना वादा तो पूरा कर लिया है और 7 दिन के अंदर अंदर पेपर लीक के खिलाफ अब तक का सबसे कड़ा कानून दोनों सदनों से पास हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ये कानून देश भर में लागू हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आगे क्या। संसद के मॉनसून का सत्र और इसका तीसरा हफ्ता यानी कि आने वाले सोमवार, आज शुक्रवार हो गया और फिर 2 दिन का ब्रेक है। मंडे से फिर से सेशन होगा। अब ये तीसरा हफ्ता कैसा होने जा रहा है? क्या विपक्ष नई रणनीति के साथ मैदान में आएगी? अब तक राहुल और अखिलेश यादव दोनों ने एक दूसरे को संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ पूरा सपोर्ट किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि वो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि जितेंद्र सिंह ने सदन को गुमराह किया। सवाल यह है कि 3 अगस्त यानी कि अगला सोमवार, आने वाला सोमवार, क्या एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ेगा? कांग्रेस को इस वक्त अखिलेश यादव का फुल सपोर्ट मिल रहा है। हम अब विपक्ष की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, सुनील चौगांवकर जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आपका। हर्षवर्धन जी, अभी तक तो हंगामा होता रहा है, अब आगे क्या होगा? देखिए, अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन का मतलब हंगामा हो गया और ये ठीक है कि जनता के मुद्दे अगर सरकार नहीं सुन रही है तो हंगामा करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है और उनको करना ही करना चाहिए। लेकिन हंगामा ऐसा कि सदन ही न चल पाए, हंगामा ऐसा कि जनता के मुद्दे उनके शोर में गायब हो जाएं, हंगामा ऐसा कि सिर्फ हास्य का, मजाक का विषय बनकर रह जाए। और क्या सिर्फ स्लोगनरिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी के लिए ये सदन होती है? मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मसला है। और ये गंभीर ज्यादा क्यों हो जाता है? अरसे बाद, ठीक है, वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था, देश भर से लोग इकट्ठा थे और इंडिया गेट से लेकर रामलीला मैदान तक पूरे चारों तरफ दिल्ली में लगता था कि कुछ क्रांति हो रही है। उसका एक परिणति, एक पार्टी हुई। इस बार कोई पार्टी ऐसी नहीं हुई, अभी तक तो नहीं बन पाई है, आगे बन जाए तो अलग बात है। छात्रों का गुस्सा दिखा, छात्रों के गुस्से के आगे सरकार झुकती दिखी। सदन में एक कानून बना और उस पर कोई चर्चा ही नहीं। उस पर स्थिति यह है कि सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा को वी काम कोटी, जो इतने जबरदस्त व्यक्ति हैं, शानदार विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके ऊपर गौमूत्र एक्सपर्ट कह के हास्य करने का ही सिर्फ सोचता है। राहुल गांधी आते हैं तो पता नहीं कौन कौन सा स्टूडेंट, इडियट, अंधभक्त, ऐसी ये सब चुनावी भाषण तक में ठीक है। सदन में ये करना है और चलो ये कर भी लिया तो उसके बाद तो बात होनी चाहिए। क्या देश के लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि अब ये जो कुछ भी हो रहा है ये अलोकतांत्रिक तरीका है? लोकतंत्र में आप कहीं तो जाकर कहेंगे कि ये एंटी डेमोक्रेसी है। आप हो सकता है इसको भी ना माने, कहें कि नहीं चलने दो, हंगामा ही करते रहो, ये लोकतंत्र है। तो फिर सदन क्यों होनी चाहिए? लोग चुनकर जाएं हंगामा करने के लिए, कोई सड़क चौराहा चुन ले और उसके बाद सदन भंग हो जाए। उसके बाद तो कुछ करना नहीं, 5 साल तक वो भत्ता लेते रहे, 5 साल तक मौज करते रहे और उसके बाद कहें कि हम सांसद हैं, हमारी बात सुन लो जरा, थोड़े पैसे उसे कमा ले। इसके अलावा क्या कर रहे हैं? बड़ी चिंता की बात है और पीड़ा की बात है कि देश के साथ इस तरह के एक, क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक बेईमानी है। ठीक, अगर आप इसको लोकतंत्र विरोधी नहीं भी कहें तो लोकतांत्रिक बेईमानी है जो अब होता दिख रहा है। विजय जी, राहुल गांधी का ये जो पोस्ट है, पीएम मोदी एंड अमित शाह, यू कैन नॉट थ्रेटन जेन ज़ी इनटू साइलेंस, फर्स्ट यू ब्रोक देयर बोन्स, यानी पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी, फिर उनके ऊपर एफआईआर किया और अब आप उनके अकाउंट को डाउन कर रहे हैं। यू आर इंडिया पास्ट, आप भारत के भूतकाल हो चुके हैं और बहुत केयरफुल रहिएगा अबाउट यू, हाउ यू ट्रीट इंडिया फ्यूचर। जो भारत का भविष्य है, आप उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं, इसको लेकर बड़ा केयरफुल रहिएगा। राहुल गांधी की या अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी क्या है इस वक्त? उनको मौका मिला है। राहुल जी जो पोस्ट किया वो तो अब उन राजनीति का नेता है, विपक्ष के नेता है, तो वो जो भी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, और भूतकाल तो जनता बना सकती है, किसी को भी कोई बना नहीं सकता। जनता तय करेगी तो कोई भी बन जाएगा, कोई भी नहीं भी बनेगा, है ना। किसका भविष्य उज्जवल होगा वो तो जनता तय करेगी। वो कर रहे हैं। देखिए,
इस पूरे आंदोलन का में जो हंगामा हुआ वो सब ठीक है, अब आगे नहीं होना चाहिए। अब एक बात हो गई, खत्म हो गई, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हो गया, अब हाउस को चलने दिया जाए। और मैं हमेशा समझता हूँ कि हाउस जब नहीं चलता तो सरकार का फायदा होता है, विपक्ष का नुकसान होता है, क्योंकि विपक्ष के ही इशूज, जनता के जो सवाल हैं वो नहीं उठाए जाते, सरकार तो आराम में रहती है। और ऐसा मैंने 40 साल में नहीं देखा कि सरकार को जो बिल पास कराना हो वो उसने बिल पास ना करवा पाई हो। हंगामा हो ना हो, बिल हंगामा पास हो से कोई करवा फर्क पड़ता नहीं, आज भी शायद कोई हो हाँ, तो वो हंगामे में कोई बिल का फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बिल पर अच्छे से बहस नहीं होगी ये जरूर हो जाएगा हंगामे के में, है ना। तो इसलिए विपक्ष को उस पर ज्यादा काम करना चाहिए और सदन को चलाने की जिम्मेदारी भले ही सरकार की हो, लेकिन फायदा विपक्ष का है, ये समझ में आना चाहिए सबको कि विपक्ष कैसे कर रहा है। अब मौका क्या हुआ कि इसमें सर राहुल गांधी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या सरकार को नुकसान देख रहा हूं, हो मैं रहा तो है? एक जनरल बात कह रहा हूं कि विपक्ष को फायदा होता है जब सदन चल रहा होता है, क्योंकि वो अपने सवाल सरकार को घेरे में डालने के लिए, अपने मुद्दों की बात करने के लिए, जनता की बात करने के लिए करता है। लेकिन कभी कभी दबाव बनाने के लिए वो हाउस को नहीं भी चलने देते, जैसा पिछले दिन हुआ छात्र आंदोलन को लेकर। और अब जिस तरह से सरकार ने उसमें रिएक्ट किया है, तो उससे राहुल जी को, अखिलेश जी को और विपक्ष के कुछ और नेताओं को लगता है कि ये सरकार अब दबाव में लाई जा सकती है। अभी तक उनको 12 साल में ये हो नहीं रहा था, 12 साल में ये महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि सरकार अपने तरीके से चलती थी, एक भी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, एक भी बिल पर ऐसा कोई काम नहीं हुआ। तो लेकिन छात्र आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से विपक्ष को लगा कि इस सरकार को दबाया जा सकता है और उसको प्रेशर में लाया जा सकता है। इसलिए अब जब ये छात्र आंदोलन खत्म हुआ और उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, तो अखिलेश जी और राहुल जी अभी तक तो मोटे तौर पर यही है कि साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। तो एक जॉइंट स्ट्रेटेजी के तौर पर वो हाउस में पूरा दबाव सरकार पर बनाना चाहते हैं। और इसलिए आज जो देखा होगा आपने कि वो पप्पू यादव जी कुछ पुजारी बनकर आए थे, क्या एक तस्वीर मतलब पर वो हम बात उनका करेंगे। मतलब हो गया कि अब छात्र आंदोलन खत्म हो गया तो चढ़ावा सब लोग चोरी कोई जो है नया मुद्दा, इशू नए पर ला। तरीके और से ऐसा करता भी है विपक्ष, नए ऐसा नहीं है भेष कि धारण कोई इशू करके। पर चले, तो वो ठीक है। संसद सत्र का आज 10वां दिन है। सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ पेश किए कानून को पास करवा लिया। पेपर लीक केस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बैक टू बैक एक्शन से विपक्ष भी हैरान है। ऐसे में अगले हफ्ते विपक्ष किस मुद्दे पर संसद में लीड करना चाहता है, उसकी एक तस्वीर जिसका भी जिक्र विजय जी ने किया, वो तस्वीर आपके सामने है। चढ़ावा चोरी का मुद्दा एक बार फिर से विपक्ष उठाने जा रहा है। एक्चुअली मुद्दा तो समाजवादी पार्टी का यही था मॉनसून सेशन के लिए, वो तो छात्रों का आंदोलन हो गया, तो ये मुद्दा पीछे रह गया और छात्रों का आंदोलन आगे आ गया। लेकिन आज संसद परिसर के बाहर जबरदस्त ड्रामा हुआ। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव साधु के भेष को धारण करके बैठे, हाथ में दान पेटी ले ली। विपक्ष के नेताओं ने उन्हें घेर कर पैसे देने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी। पप्पू यादव ने यह शो किया कि वो पैसे दान पेटी में जाने की बजाय अपनी जेब में डाल रहे हैं। फिर राहुल गांधी भी मैदान में आ गए, उन्हें तो ये बड़ा पसंद आता है। और फिर चंदा चोर करके सब लोग पप्पू यादव की पिटाई करने की एक्टिंग करने लगे। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को पहले आप गौर से देखें। अब एक तस्वीर दिखाती हूं आपको। एक बार पैसा देकर राहुल गांधी लौटे तो एक सांसद ने अपने पर्स से फिर राहुल गांधी को एक नोट पकड़ा दिया। एक नोट राहुल गांधी के हाथ में फिर से पकड़ा दिया। राहुल गांधी ने फिर से पैसा पप्पू यादव को दिया और उसके बाद पप्पू यादव पूरा पैसा लेकर भागते हुए दिखाई दिए। ये तो तय हो गया ना कि अगले हफ्ते नीट के बाद विपक्ष चढ़ावा चोरी को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाने जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बयान भी आप सुन लीजिए। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब कोई न कोई शक्ति उदय होती है, इनका नाश करती है। तो शक्ति प्रभु श्री राम खुद विद्यमान है। तो वो जो कल हमारी पार्टी के सारे सांसद मजबूती के साथ, और इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ लड़ेगी। और चंदा चोर, चढ़ावा चोर को जब तक कठोरतम सजा नहीं हो जाती है, तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे।
थिएट्रिक्स करना तो विपक्ष के सांसदों से सीखना चाहिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इस वक्त संसद भवन परिसर में दिखाई दे रहा था और जब ये तस्वीरें सामने आ रही थी मेरे मन में एक सवाल पैदा हो रहा था, रागी जी, जितने पकड़े गए, जितनों पर आरोप लगे, जितनों पर कार्रवाई चल रही है और जिन पर कार्रवाई नहीं भी चल रही है लेकिन आरोप है नैतिकता के आधार पर, जिनका इस्तीफा भी ले लिया गया, कोई भगवाधारी नहीं है। लेकिन फिर भी भगवाधारी पर ये जो भगवा कपड़ा पहनकर ये क्यों बैठे पप्पू यादव? देखिए, कहावत है, सुपवा दूसे तो दूसे चलनिया दूसे जिसमें सहस्त्र छेद। यानी उसका मूल ये कहें कि सूप दूसे तो दूसे, उसमें छोटा छोटा छेद है। चलनी भी अब शिकायत कर रहा है जिसके सहस्त्र माने हजारों छेद जिसमें होता है। तो प्रतीक तो बहुत अच्छा चुना है, क्योंकि पप्पू यादव के बारे में बिहार में यदि आप किसी से पूछेंगे तो उनके बारे में यही राय है कि ये एक्सटॉर्शनिस्ट आदमी है। बिजनेसमैन से वसूली करना, हॉस्पिटल से वसूली प्रतीक करना। गलत है, आदमी सही उठाया है। मैंने कहा ना कि बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जेब में डाल रहे हैं ना, तो यही काम करते रहे हैं। प्रतीक उनका जो चरित्र है वो दबंगई वाला है। दबंगई वो के उसमें पिस्तौल वाला, मतलब जिसे एक्सटॉर्शन कर लेना, धमकी ये करना, जाकर के मारपीट करवा देना, यही उनका चरित्र रहा है। बिहार की राजनीति को जो जानते हैं पप्पू यादव के बारे में, ऐसा ही उनका चरित्र चित्रण यही है। अब रही बात, बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें कोई भी संत सम्मिलित नहीं है जो गेरुआ वस्त्र धारण करता हो। लेकिन बदनाम किसको किया जा रहा है? संत को बदनाम किया है। राहुल गांधी को इतना भी तमीज नहीं है कि जहां दान पात्र रखा हुआ होता है वो भगवान के मंदिर के बड़ा क्लोज रखा जाता है, वहां जूता चप्पल लोग पहन करके नहीं जाते हैं। तो थोड़ा प्रतीक का भी यदि प्रयोग कर रहे थे तो थोड़ा जूता उतार देते, लेकिन उनके संस्कार में नहीं है। उनके संस्कार में ही ये नहीं है। वो हिंदू धर्म के बारे में या हिंदू प्रतीकों के बारे में या रिचुअल्स के बारे में उनको कुछ पता नहीं है। तो स्वाभाविक है कि जो वो करते हैं वो कर रहे हैं। अब आते हैं बात चंदा चोरी की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा एक जघन्य पाप हुआ है और जो लोग वहां पर शामिल थे उनको पकड़ लिया गया है। अब कहा जा सकता है कि भाई ट्रस्ट के लोग क्या आंख बंद किए हुए थे, कान बंद किए हुए थे, उनको समझ में नहीं आ रही थी। तो ट्रस्ट के लोगों से बिल्कुल भारी गलती हुई है। क्या ट्रस्ट के लोग इस कुकर्म में शामिल थे? यह इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होना चाहिए इस पक्ष का, और यदि ऐसा है तो उन्होंने हिंदू समाज का बहुत बड़ा हित किया है। यदि वो नहीं करते आज तो हिंदू समाज को यह दुर्दशा देखने को नहीं मिलती जो सड़कों पर। जिस हिंदू समाज को नरेंद्र मोदी ने इस सीमा पर लाकर के खड़ा किया गया कि सभी कोई वाकई में अपने गौरवबोध, हिंदू होने का गौरवबोध वाकई करना है। आपको याद होगा कि जब राम मंदिर का मुद्दा चला था तो एक स्लोगन्स बहुत पॉपुलर हुआ था। वो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और ये हर के घरों पर लगा हुआ था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। छात्रावासों में होता था, विश्वविद्यालयों में ये स्टिकर चिपका हुआ होता था, गाड़ियों पर ये स्टिकर चिपके हुए होते थे। और वो जो गाड़ियों तक चिपके होते थे, नरेंद्र मोदी ने साक्षात उसका दर्शन कराया। हर जगह भारत की अस्मिता, भारत के सनातन बोध, भारत की संस्कृति, भारत के धर्म। मैं भारत का जब धर्म करता हूं तो उसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी शामिल नहीं है, उसमें सिखिज्म शामिल है, बुद्धिज्म शामिल है, जिनको हम इंडिक रिलीजन कहते हैं। ये बाहर से आयातित रिलीजन है, पंथ है, ये कोई भारत के धर्म नहीं है। तो इसलिए उन सबके प्रति एक आत्मगौरव का बोध कराया और उसके प्रति हर आदमी ने गर्व महसूस किया। लेकिन राम मंदिर में चंदा चोरी ने सबके, जिसे कहते हैं ना, पूरी धवल कृति को अपयश में बदल दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं सर, और ये बहुत बड़ा डेंट है
और ये आस्था के ऊपर सबसे बड़ा वार है। लेकिन क्या विपक्ष का ये इस तरीके से मंचन करना, ड्रामा करना, समीर जी, ये ड्रामा सही है? क्या राहुल गांधी इसे समर्थन दे रहे हैं? वो ये जानते हैं कि संत समाज उनके खिलाफ जाकर खड़ा हो सकता है? क्या वो जो संतों के प्रति अपनी आस्था रखता है और जो जानता है राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जब किसी संत का नाम नहीं तो भगवा पहन के क्यों बैठे? इतने दिनों से भी तो आप एक डोनेशन बॉक्स लेकर बैठ ही रहे थे, समाजवादी पार्टी कर ही रही थी, इससे खराब क्यों किया? एक लाइन बोल दो, बस एक लाइन। वक्फ बोर्ड में चोरी का मामला, धांधली का मामला सब जगह आया। इनमें किसी में हिम्मत थी जो मौलानाओं की टोपी पहन करके और इस प्रकार का व्यंग करे? इनके जीभ और गर्दन उड़ा दिए जाते। साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं सर, वो सुना देते हैं। कायर और बुज़दिल लगता है 2027 के चुनाव को लेकर के ही अखिलेश बिलबिला रहे हैं, राहुल गांधी बिलबिला रहे हैं। उनकी नजर जो राम विरोधी थे, जिन्हें राम की छातियों को गोलियों से गोलियों से छलनी किया, शरीर पे पानी को लाल लाल किया, कोठारी बंदूक की हत्या की, और जो ये कहते थे कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए हमें और भी हिंदू मारने पड़ेंगे तो मरेंगे, आज अचानक वो राम भक्त बन गए, वो अयोध्या की बात करने लगे। अब जो साक्षी महाराज कह रहे हैं, मैं इसे अब राजनीतिक एंगल से ही देखती हूँ। राहुल गांधी, पप्पू यादव ये जानते हैं कि उन्हें उन हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए जो बहुत अपने आप को हार्डकोर हिंदू मानते हैं, साधु संतों के पीछे अपने आप को खड़ा मानते हैं, इसलिए उनकी अप्रोच है ही नहीं राहुल गांधी की वहां तक। इस तस्वीर से यह समझ में आता है उनकी राजनीति बस यहां तक सीमित है कि हम कैसे सरकार को इस मुद्दे पर घेरें। देखिए, मामला कहाँ का है? चढ़ावा चोरी का उत्तर प्रदेश का मामला है, और इस मामले के लिए जो मंचन किया उसके अंदर साधु का वेश किसे धारण किया है? पप्पू यादव ने, जो बिहार से आते हैं। ये मामला तो अखिलेश यादव का है ना। अखिलेश यादव लगातार इस मामले को उठा रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने किसी सांसद को साधु के वेश में वहां पर चंदा चोरी का प्रदर्शन करने के लिए नहीं बिठाया। ये राहुल गांधी ने अपने सांसद को बिठाया, ठीक है, निर्दलीय सांसद, लेकिन है तो कांग्रेस के साथ ही, वो वहां बैठे और राहुल गांधी चढ़ावा चढ़ा रहे। नहीं, लेकिन डिंपल यादव भी तो उस डोनेशन बॉक्स में डालने पहुंची है। अखिलेश यादव ने इससे दूरी बनाई। अखिलेश यादव जानते हैं इस बात को लेकर कि अगर मैं अपने किसी सांसद को इस तरह के साधु बताकर मैं इस तरीके से व्यंग करूंगा, इस तरीके से उठाऊंगा, तो इसका नुकसान मुझे, मेरी पार्टी को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ सकता है। इसलिए अखिलेश यादव ने अपने किसी सांसद को नहीं बिठाया। पप्पू यादव को बैठने का क्या मतलब? पप्पू यादव तो उत्तर प्रदेश से आते नहीं है। समाजवादी पार्टी का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। वो बाहर भी बोलते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर भी बोल रहे हैं। वो तो चाह रहे थे कि जब पार्लियामेंट शुरू हुआ तब इस मुद्दे पर चर्चा हो, इस मुद्दे को इश्यू बनाया जाए, लेकिन चूंकि कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा था, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, तो अखिलेश के साथ राहुल गांधी का यह समझौता हुआ कि पहले हम कॉकरोच जनता पार्टी का जो मामला है नीट को लेकर उसको उठाएंगे, उसके बाद हम सेकंड जब सत्र का दौर शुरू होगा तब हम राम मंदिर के मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने सोच समझकर इस तरीके के मुद्दे से अपनी दूरी बना के रखी है ना, अवधेश जी तो दिखाई दे रहे हैं। अगर चलिए अखिलेश यादव ने इन पर्सन दूरी बना के रखी, तो अवधेश प्रसाद तो हैं, लाल टोपी वाले जितने सांसद हैं सब वहां पर हैं, इसका मतलब ग्रीन सिग्नल है ना अखिलेश यादव जी की तरफ से। भाई तो अखिलेश यादव बोले रहे, अखिलेश यादव ने इसके ऊपर चुप्पी कब साधी है? अखिलेश यादव तो लगातार इसके अंदर बोल रहे, और अखिलेश यादव को बोलना भी चाहिए। ये तो उनके राजनीति का उत्तर प्रदेश का मामला है, ये उनको मुद्दा मिला है। लेकिन आप ये देखिए, संत प्रतीक पर बोलना चाहिए क्या? संत प्रतीक होना चाहिए क्या? नहीं, प्रतीक नहीं होना चाहिए, इसका कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन कांग्रेस ने चूंकि ये किया है, लेकिन अखिलेश यादव से कहा भी गया होगा तो अखिलेश यादव ने अपने किसी सांसद को वहां इस प्रतीक के रूप में बिठाने से मना किया होगा। अखिलेश यादव नहीं चाहते होंगे कि इसकी खामियाजा उनको उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़े। वो इस मामले में फूक फूक कर कदम रख रहे। बात भी उन्होंने कहा कि ठीक है पप्पू यादव बन रहे, पप्पू यादव ने कहा मैं प्रतीक के रूप में बनता हूं। उन्होंने कहा कांग्रेस सांसद बन रहा है, बिहार का सांसद है, भाई इसमें मेरा कोई कंसर्न नहीं, आप बनिए, हम जो समर्थन होगा देंगे, चढ़ावा का चोरी का नाटक करेंगे, बाकी सब उसका राजनीतिक लाभ लेंगे। लेकिन यहाँ पप्पू यादव की चर्चा हो रही है, अखिलेश के सांसद की चर्चा नहीं हो रही है। तो अखिलेश यादव ने वो लक्ष्मण रेखा बांध के रखी है। पप्पू यादव ने लक्ष्मण रेखा लांघी, उसे राहुल गांधी का समर्थन और पूरी समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला। तो पाप के सब भागी हैं। धर्मेंद्र यादव तो वो भी भागी है जिन्होंने चढ़ावा चोरी करी है। हाँ, तो वो भागी मेन है, उनके ऊपर क्या बड़ा भागीदार तो उनका है ना। नहीं, देखिए, दो बातों को आप इसलिए मिक्स मत करिए कि वहां पर भी तो कार्रवाई हुई ना।
वहां पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई? जिनका इस्तीफा लेना चाहिए था, इस्तीफा लिया गया या नहीं लिया मतलब गया? इस्तीफा हो गया तो विपक्ष इसका मुद्दा बनाना छोड़ दे कि भाई आठ मैं लोगों कह रही को हूँ पकड़ लिया है, संत प्रतीक चंपतरा का इस्तेमाल इस्तीफा। करना छोड़ते, लेकिन संत प्रतीक इस्तेमाल करने से उनकी अपनी राजनीति अगर सधती है तो वो उसमें नफा देख रहे होंगे। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस कम है आप लोगों के मुकाबले, मुझे इसमें नुकसान ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि आहत होती हूं। संत समाज के ऐसे प्रतीकों को क्यों इस्तेमाल करना? नहीं मीनाक्षी, देखिए बड़ा विचित्र है कि हम लोग इसको सामान्य घटनाक्रम के तौर पर देख रहे सर हैं। मैं सामान्य बिल्कुल नहीं कह रही हाँ हूं। ठीक है, ये मूल बात क्या है, इस देश में हिंदू का मजाक बनाना ये फ्रॉड सेकुलरिज्म होने की पहली निशानी है। पिक्चर बना दो, उसमें एक भगवा वेशधारी को कह दो कि ये तो लुटेरा है, ये तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है। आज सदन के बाहर, और पप्पू यादव की छवि क्या है वो सब जानते हैं, प्रोफेसर साहब ने बताया, उनको पुजारी बना दिया। अवधेश प्रसाद बगल में खड़े हुए हैं जो एक समय में कहते थे कि मैं तो अयोध्या नरेश हूं। राहुल गांधी आ रहे हैं जूता चप्पल पहन के दान पात्र में दान डाल रहे हैं। हिंदू समाज पे सोचने की जरूरत है, और मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि लोग कह सकते हैं कि आप पत्रकार के तौर पर ये बात कह रहे हैं, मैं पत्रकार के तौर पर ही ये बात कह रहा हूं। सेंसिटिविटी पहली चीज होती है किसी के लिए भी। अगर आप सचमुच रियल सेकुलर होते तो सबकी संवेदना, सबकी आस्था, सबकी श्रद्धा का ध्यान रखते। हिंदू समाज को यह सोचना है कि जिन लोगों ने बरसों बरस मंदिर नहीं बनने दिया, पहला अवसर हाथ लगा और संसद के सामने तमाशा बना दिया। आज तक किसी मस्जिद, किसी चर्च में किसी तरह की इस तरह के धोखाधड़ी को लेकर कभी किसी राजनीतिक दल ने ऐसा तमाशा किया क्या? मूल बात करनी चाहिए हमें। यह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को अपमानित करने का एक सीधा सा तरीका है, और इनको लग रहा है कि हिंदू अपमानित होगा तो बटेगा। हिंदू को अपमानित करके अलग अलग जातियों में हम बांटे, हिंदू अपमानित हो वो हिंदू की तरह अपने आप को देखे नहीं। और उसमें बाकायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ है। कतई इसमें समाजवादी पार्टी बाहर नहीं, समाजवादी पार्टी इसका पूरा हिस्सा है। लाल टोपी लगाकर अपनी पहचान के साथ वहां खड़े हैं। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद वहां खड़े दिखते हैं, और ये सामान्य नहीं है। धर्मेंद्र यादव सारे लोग, और उसमें देखिए आप तो पप्पू यादव पुजारी हैं, वो अवधेश प्रसाद के चरणों में गिरे पड़ रहे हैं, मार खा रहे हैं। अच्छा लग रहा है ये पूरे क्या तरीका है? नाटक को जरा देखिए, वो पूरी तरह से हिंदू मान्यताओं को, हिंदू आस्था को, हिंदू जो भी चीजें हैं वो बता रहे हैं अपमानित करना है। वो बता रहे हैं कि पुजारी पिटाई के योग्य हैं। और जो लोग ये बार बार कहते हैं ना, तो उनको जरा ये सोचना चाहिए। अगर आप उस तरह से देखते हैं, अगर आप हिंदू की तरह नहीं देखते तो फिर ये मेरी सारी बात आपके लिए नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप हिंदू की तरह देखते हैं तो इसको इसी तरह से देखिए जैसे मैंने आपको बताया, और वही वो लोग करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव है, उनको मुस्लिम मत पूरी तरह से चाहिए, उसमें कोई बट नहीं होना चाहिए, और हिंदू अपमानित होकर बढ़ जाए, ये इनकी अगली कोशिश है। ये इसलिए मैंने कहा कि पिछले 3 दिन से लगातार समाजवादी पार्टी, जैसे लोकसभा में पेपर लीक बिल पास हुआ तब से वो प्रदर्शन कर रहे थे, और बिल्कुल ठीक जा रहा था प्रदर्शन, जैसे होना चाहिए था वही था। खराब किया है आज इन्होंने। लेकिन एक लाइन पढ़ने योग्य है, वो ये कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यदि सत्ता में आती है, उसके हाथ में बनता है, यदि उसके वश में होता है, तो पुजारियों की पिटाई होगी। तो ये सर सत्ता में आए ना आए वो ये इसकी उनकी तो मैंने कहा, ये जो हर्षवर्धन जी ने कहा, ये हिंदुओं को सोचने की जरूरत है कि ये मुस्लिम परस्त पार्टियां, समाजवादी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये सब जिसे कहते हैं ना कठमुल्लाओं के परस्त पार्टी हैं। इनके सत्ता में आने का मतलब है कि हिंदू पुजारियों की पिटाई होगी, हिंदुओं का दमन होगा, हिंदुओं को प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। बंगाल में यही हो रहा था इतने वर्षों से, हिंदू वहां उठ खड़ा हुआ। आसाम में यही होता था, हिंदू उठ खड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश में भी यही होगा यदि हिंदू सत्ता में नहीं होगा। शो में आने से ठीक पहले वीडियो देखा, मुझे सचमुच स्वाभाविक प्रतिक्रिया जो आई मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता हूं। मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे सचमुच लगा कि ये लोग कुछ, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, या इनको लगता है कि हिंदू को कुछ भी करो वो उसके लिए कोई मतलब ही नहीं। ये मंदिर का मजाक बना ये जो भी आपने लाइन बोली, पत्थर रख के आप देवता बना लीजिए, लाल कपड़ा लगा के देवता बना लीजिए। अखिलेश यादव एक समय में बोलते थे। ये मतलब विचित्र है सचमुच। इस देश में हिंदुओं को लेकर कोई भी कुछ भी बोले और कैसे भी बोल सकता है। सदन इसलिए है क्या कि वो हमारा मजाक बनाया जाए? सदन के सामने हिंदुओं का मजाक बनाने के लिए सदन है?
तो ये तो बड़ा विचित्र है। तब तो लोकतंत्र को अगर ऐसे परिभाषित करना है तो ये तो इससे शर्मसार करने वाला कुछ हो नहीं सकता। नहीं, लेकिन सर ये नॉर्मल बनाया गया है ना, सालों से ये नॉर्मल बनाया गया है, लेकिन अब जिन्होंने इसे नॉर्मल मानना बंद कर दिया है, जब वो बोलते हैं तो फिर आप कहते हैं कि आपकी तो देखिए डिविसिव सोच है, आप सेक्युलर नहीं हैं, आप लोकतांत्रिक नहीं हैं। खैर, मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सियासत तो चल ही रही है, जिसकी एक तस्वीर हमने आपको दिखा दी। प्रोटेस्ट के बीच कुछ बड़े डेवलपमेंट भी हुए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को नया महासचिव मिला है, जगदीश आफले के नाम पर मुहर लगी है। राम मंदिर निर्माण के प्रोजेक्ट इंजीनियर रह चुके जगदीश आफले चंपत राय की जगह ट्रस्ट के अगले महासचिव होंगे। बस उनके नाम का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आफले के नाम की औपचारिक घोषणा 2 सितंबर को ट्रस्ट की अगली बैठक के दौरान की जाएगी। इस बीच अयोध्या में राम मंदिर परिसर की नई तस्वीर सामने आई। इन तस्वीरों में राम मंदिर के परिसर को हरा भरा पूरी तरह से तैयार दिखाया जा रहा है। राम मंदिर की तो सुंदर तस्वीर आ रही है, लेकिन दिल्ली में राम मंदिर पर अलग ही पिक्चर दिख रही है। चढ़ावा चोरी को लेकर संसद में घमासान है। विपक्ष पिछले 3 दिन से संसद परिसर में प्रदर्शन भी कर रहा है। एंटी पेपर लीक बिल, वंदे मातरम बिल संसद में पास तो हो गया है। ऐसे में मुद्दा अब केवल चढ़ावा चोरी का बचता है, जिस पर घमासान और बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इस पर विजय जी, आपका क्या टेक है? एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच होना, अब ये मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के पास है ये मामला, और दूसरी तरफ इससे जुड़ी हुई सियासत। बीजेपी को नो डाउट डेंट तो हर कोई कह रहा है, क्योंकि आस्था के ऊपर वार हुआ है, और जब आप क्रेडिट लेने के लिए आगे रहते हैं तब आपको डिसक्रेडिट के लिए भी आगे रहना ही होगा। पर यहाँ तो संत समाज का मजाक उड़ा दिया। देखिए, 2-3 बातें। मैं तो किसी भी धर्म, समाज, जाति या इनफैक्ट किसी पर्सन के भी मजाक उड़ाने के खिलाफ हूँ। मतलब कोई भी किसी पर हमला करे मजाक के तौर पर, धर्म को लेकर खासतौर से, क्योंकि धर्म से हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, ज़्यादा सेंसिटिव हम तरीके से करते हैं। लेकिन एक बात बार बार ये बात कही जाती है ना कि किसी और धर्म के लोगों की आप मजाक उड़ा सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते, इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण चैलेंज कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब है जो ये लोग चैलेंज देते हैं वो हिंदू धर्म को नहीं समझते। हिंदू धर्म की ताकत ही यह है, जो और दूसरे धर्मों से, खासतौर से जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं, उनसे हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को अलग करता है। हिंदू धर्म ने तो चारवाक से ओशो तक सबको स्वीकार कर लिया। चारवाक ने जो मजाक उड़ाया होगा, ओशो ने जो मजाक उड़ाया होगा, वो इससे कम है क्या? लेकिन सर, टॉलरेंस कभी कमजोरी नहीं बन जाती? नहीं बनती। हिंदू धर्म मजबूती इसलिए, और आप सोचिए दुनिया भर में धर्म आए, पंथ आए, वो कहीं चले गए, हिंदू धर्म तो मजबूत का मजबूत बना रहा। इतने आक्रमण हो गए, आप रोज किस्सा सुनाते, 1200 साल का आक्रमण हो रहा है, 1200 साल से मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, फलाना ने किया, लेकिन हिंदू धर्म तो बचा हुआ है, क्योंकि उसकी जो एक्सेप्टेंस है, उसका जो वाइड हार्टेड जो तरीका है, उसने सबको जगह दी है, और वो उसको मजबूत बनाता है। और हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह से उसको, हिंदू धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जब उसे सेमेटिक रिलीजन्स के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और ये कहें कि नहीं देखिए उनका तो नहीं उड़ा सकते, तो वो कहाँ पर है? ये धर्म तो 10,000 साल से चल रहा है, 5,000 साल से चल रहा है, और कोई भी उसको है ना नहीं तोड़ पाया, कोई उसको कमजोर नहीं कर पाया, समझे? और ये बहुत छोटे हैं, ये तो मजाक, मतलब इसको तो मैं कुछ सीरियसली लेता नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, इस तरह की मजाक नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे, लेकिन क्या ये अच्छा लगता है सर? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, फेवर में नहीं हूँ मैं, तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इससे हिंदू धर्म पे कोई फर्क पड़ेगा ऐसा मैं कतई नहीं समझता। और राजनीति पर एक मिनट सर, इससे खत्म हो जाए, एक मिनट सर, इससे पहले खत्म हो जाने दीजिए, लेकिन क्या राजनीतिक असर पड़ेगा? मैं आ रही हूँ आगे जी। नहीं, राजनीतिक असर यदि आप ये समझ रहे हो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे इसका नुकसान होगा, तो कतई नहीं होगा। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फायदा होगा, वो भी कतई नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी को अगर नुकसान हुआ तो चढ़ावा चोरी से कोई नुकसान होगा तो होगा, वो भी मुझे बहुत बड़ा नहीं लग रहा। सर, मैं सिर्फ 2-3 लाइन के लिए समय दे सकती हूँ। मीनाक्षी, जो लोग ये कहते हैं कि सेमेटिक रिलीजन से तुलना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सेमेटिक रिलीजन पंथ है, हिंदू धर्म के रूप में है, बिल्कुल तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब ये कहते हैं कि हिंदू समाज तो अभी भी जिंदा है, तो ये भूल जाते हैं कि गजवाए हिंद का एक हिस्सा पूरा हो चुका है। वो ये भूल जाते हैं कि अफगानिस्तान भी एक समय हिंदू साम्राज्य का हिस्सा था, वहाँ से हिंदू खत्म हो गए। वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुओं से भरा देश था, वो खत्म हो चुका है। वो ये भूल जाते हैं कि बांग्लादेश जो है कभी हिंदू बहुल हुआ करता था, हिंदू खत्म हो चुका है वहाँ से। वो ये भूल जाते हैं कि 400 से ज़्यादा जिलों में 150 से ऐसे जिले हैं जहाँ पर आज के दिन में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, और इन इस्लामिस्टों के कारण डर से भाग करके बॉर्डर एरिया से हुआ है।
तो वो चाहते हैं कि जब तक दिल्ली पर उनकी दस्तक और छाती पर मूंग नहीं दले तब तक हिंदू समाज का नुकसान वो मानते नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 250 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए, 25 से ज्यादा गाड़ियां तोड़ दी गई। विपक्षी छात्रों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। ऐसे में आज घायल पुलिस वालों का भी रिएक्शन सामने आया, उनका परिवार सामने आया। उन्होंने अपने दर्द को मीडिया के सामने आकर देश को बताया, जिसमें एक एसीपी की पत्नी थी, तो कोई सब इंस्पेक्टर का बेटा था, कोई पुलिस वाले की बेटी थी। सबने 20 जुलाई की घटना को शेयर कर अपना दर्द जाहिर किया। एक वीडियो भी शेयर किया गया, पुलिस पर अटैक को दिखाया गया। घायल पुलिसकर्मी की फैमिली का कहना है कि प्रोटेस्ट में असामाजिक तत्व थे। जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल एसीपी की पत्नी मीत कौर ने बताया कि 20 की रात उनके पति घर पहुंचे तो उनके शरीर पर जितने चोट के निशान थे वो उनके लिए और उनकी बेटी के लिए एक बड़ा ट्रॉमा था। घायल एसीपी की पत्नी ने कहा कि एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली भी होती है, जो घर पर उसका इंतजार कर रही होती है। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे, जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वाश आउट करने, और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए। ये उनका रिएक्शन है जो खुद भी एक जेनजी ही हैं, वो भी इस देश के बच्चे हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं। उन्हें भी जब पेपर में लीक होता है तो पीड़ा होती होगी, लेकिन उन्हें पीड़ा इस बात की हो रही है क्योंकि उनके पिता जब प्रदर्शन को कंट्रोल करके घर लौटते हैं तो वो खून से लथपथ होते हैं, लहूलुहान होते हैं, और फिर भी ये कहा जा रहा होता है कि वही दोषी हैं। विजय जी, आज पहली बार एक ये एंगल भी सामने आ रहा है जहां पर पुलिसकर्मी का परिवार सामने आ रहा है, वो अपना दर्द बता रहा है, वो प्रोटेक्शन की मांग कर रहा है। नहीं, ये उसका पक्ष है। दूसरा पक्ष है, आंदोलन के दौरान भी ये जब हुआ, पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, तो सब लोगों ने उसकी भी आलोचना भी की। और नहीं होना चाहिए पुलिस को लेकर कि इस तरह से बात हो। एसपी, डीएसपी और एसीपी रैंक के ऑफिसर्स के साथ भी हुआ। और भीड़ में, आंदोलन में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं तो इस बात को कहता हूँ कि हिंसा यदि होती है और खासतौर से पुलिस के साथ हिंसा होती है तो वो आंदोलन को नुकसान पहुंचाती है। वो तो आंदोलन जल्दी खत्म हो गया, नहीं तो वैसे भी खत्म हो जाता यदि इस तरह की हिंसा हो। और पुलिस कर्मियों को भी हम अपने फैमिली की तरह से ही देखने के लिए रखना चाहिए। ये सारा जारी किया गया, इसका तो एक अलग मायने भी हो सकता है, लेकिन इसकी चिंता करनी ही चाहिए। इसमें मैं इसके साथ हूँ कि पुलिस वालों के ऊपर इस तरह का बर्ताव कोई ना करे, और सरकार को उसको देखना चाहिए कि क्या व्यवस्था उन लोगों के लिए किया जा सकती है, क्या नहीं की जा सकती। लेकिन जब पुलिस वालों के बच्चों की तकलीफ होती है तो जो बच्चे वहाँ पर प्रदर्शन में थे और उनकी जो पिटाई हुई थी, उनके साथ जो गोली चलाई गई थी, पैलेट चलाई गई थी, या लाठी से भी जिस तरह के प्रदर्शन, बहुत सारी पिक्चर्स वो वाली भी हैं, वो भी दिखाई है, तो उनकी तकलीफ भी उतनी ही है। दोनों दिखाई है सर। नहीं, मतलब उनकी भी तकलीफ उतनी है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी तकलीफ को आप भूल जाएं। तो दोनों तकलीफों को किसी भी तरह से कम ज्यादा करके नहीं देख सकता मैं। ठीक है, ये हर्षवर्धन जी, इसका एक पहलू ये है कि अभी तक तो हमेशा सिविलियंस जो है वो पुलिस से प्रोटेक्शन मांगते थे, अपनी सरकार से प्रोटेक्शन मांगते थे, लेकिन अब पुलिस वालों के परिवार वाले पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये मांग कर रहे हैं कि हमें भी प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे भी पक्ष को सुने, हमारा भी दर्द समझें। देखिए मीनाक्षी जी, एक तो उनका ये लोकतांत्रिक अधिकार है, और जो ये पूरी घटना हुई है इसको सही संदर्भों में देखा जाना चाहिए। मैंने कई बार कहा है, फिर से दोहरा रहा हूं कि मैं तो छात्र आंदोलन में, छात्र राजनीति को, छात्र संघ चुनाव को बहुत नज़दीक से चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन उसके अलावा सब किया है। तो ये लाठी चल जाना, पत्थर छात्रों का फेंक देना, इसमें हम लोग खुद भी शामिल हैं, सब होता है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ये कोई ऐसी घटना भी नहीं है।
पत्थर किसी को लगेगा तो चोट लग सकती है, लाठी किसी को लगेगी तो चोट लग सकती है। उसके बाद इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो निजी दुश्मनी के तौर पर देखा जाए, निजी दुश्मनी के तौर पर होता भी नहीं, लेकिन पहली बार किसी आंदोलन में हुआ है। ये तो हमने सुना होगा कि पत्थरबाजी के बाद, उसके बाद जो प्रदर्शनकारी हैं उनके घर पर पुलिस पहुंच गई। पहली बार हुआ है कि बाकायदा पुलिस वालों का एड्रेस सार्वजनिक किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री। ये प्रोटेस्ट नहीं था। अच्छा, पुलिस वालों का एड्रेस पुलिस वालों का एड्रेस बाकायदा इसको इंस्टा रील पर उसको सार्वजनिक किया गया। पहली बार हुआ है कि पुलिस को घेर कर लिंच कर देने की कोशिश हो गई। मॉब लिंचिंग हम लोगों ने बहुत सुनी होगी। पुलिस कई बार पकड़ लेती है तो मारती भी है, लेकिन पुलिस भी अगर मान लीजिए कि भीड़ को दौड़ा रही है तो सामने आ गए तो लाठियां पड़ती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत से लोगों के बीच में एक दो बच्चे फंस जाएं तो फिर डंडा पटक के भगा देते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि उसको चारों तरफ से घेर के मारे। लेकिन हमने इस आंदोलन में देखा कि पुलिस वालों को उन अराजकों की भीड़ ने घेर कर मारा। यह भी हमने देखा कि अच्छा खासा पुलिस वाला चला जा रहा है, बड़े मॉब के तौर पर है, और अचानक जिसको देशज में कहते हैं कि लत्ती मारी, पुलिस वाला गिरा आरएएफ वाला और उसके ऊपर सब टूट पड़े। ये सब वीडियोज हमने देखे। क्या उनके परिवार वालों को अपना दर्द कहने का भी अधिकार नहीं? और उस बच्ची ने जो कहा, वो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो छात्रा है, उसने जो एक लाइन कही वो देश के हर व्यक्ति को सुननी चाहिए, और वो जनजी ही है। उसने कहा कि सोशल मीडिया पर हमारे पापा को ही अपराधी बनाया जा रहा है। आप इसको समझिए। जो बच्चे घायल हुए, जिन बच्चों को चोट लगी, जिन पुलिस वालों को चोट लगी, जिन मीडिया कर्मियों को चोट लगी, वो सब एक बराबर देखे जाने चाहिए ना। लेकिन ये कौन सा नियम कानून होगा कि हम तुमको गाली देंगे, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कहेंगे, और जब हमारे ऊपर पड़ेगी तो हम विक्टिम कार्ड पे करने आ जाएंगे। इस आंदोलन में अभी कुछ एफआईआर सुनी है, अभी सुन रहा हूं मैं कि उसको लेकर भी आंदोलन करने की तैयारी, हालांकि टेस्ट कर लेना चाहिए इस पे भी जरा, क्योंकि छात्र अपने मुद्दे पर आए थे, इस तरह की बेहूदगी के साथ नहीं आए। कुछ लड़कियां जो सबसे अभद्र भाषा शब्दावली का उपयोग करती आई, वो क्या थी? किसी का ब्यूटी पार्लर चलता था, कोई रील इन्फ्लुएंसर थी, किसी का कोई दूसरे तरह का समूह था। वो लोग क्या करने गए थे? वो बाकायदा वहां गए, उनको अपने रील के लिए कंटेंट बनाना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां बहन की गालियां देनी थी, जितने स्त्री अंगों को लक्षित करके जितनी भद्दी भद्दी गालियां दी जा सकती हैं वो देना था। और तो और वो सामूहिक तौर पर उसको यूं उल्लास में, उसका एक तरह से कहें कि उत्सव जैसा मना रहे थे, जैसे वो गालियां बड़ी अच्छी हों। और कमाल की बात कि उसके पक्ष में पत्रकारों से लेकर सब लोग क्यों आ गए? क्योंकि उनको लगा ये तो इन्फ्लुएंसर हैं, तो रीच वाले लोग हैं, तो लाइक व्यूज मिलेगा। आप इस आंदोलन को, मतलब मैं बार बार कई दिनों से कह रहा हूं, जब से इसको देख रहा हूं, कई परतों का आंदोलन है। फिर मैं कह रहा हूं, छात्र इसके साथ खड़े हुए, जेन्युइन मुद्दा था, सरकार को झुकना पड़ा, वेरी गुड। लेकिन ये तिलचट्टे, ये हमारे प्रतिनिधि नहीं हो सकते। हमारे नौजवानों के ये गंदी भद्दी शब्दावली का उपयोग करने वाले लड़के लड़कियां, ये हमारे प्रतिनिधि नहीं हो सकते। पुलिस को घेर कर मारने वाले, ये हमारे प्रतिनिधि नहीं हो सकते। और अगर किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के परिवार के किसी व्यक्ति को चोट लगी तो अपना अधिकार है, उसका उपयोग कर रहा है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि हिंसा का जो भी शिकार हुआ उसे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जब पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो फिर पैलेट गन इस्तेमाल करने वाले गृह मंत्री पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? हिंसा का कोई भी शिकार हुआ हो उसको न्याय मिलना चाहिए, जिसने भी हिंसा की। लेकिन एक बात हम फिर भी जानना चाहते हैं कि जब पेपर लीक होते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी मानते हुए उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। पैलेट गन्स की जिम्मेदारी फिर वहीं के मंत्री को लेनी चाहिए, गृह मंत्री को, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। क्यों नहीं होता? टारगेट गृह मंत्री हैं कि वैसे भी समीर जी चर्चा यही चल रही थी ना कि पहला विकेट धर्मेंद्र प्रधान, फिर पैलेट गन के मसले पर अब अमित शाह इनका अगला टारगेट है। लेकिन सच्चाई बड़ी है कि पार्लियामेंट की बाउंड्री वॉल तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए, पुलिस उन्हें खदेड़ती नहीं, लाठी नहीं चलाती, बल का प्रयोग नहीं करती, तो फिर क्या करती? मैं गन की बात नहीं कर रही हूं यहां पर, उस पर तो पूरी जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। मैं तो ये भी मांग करती हूँ समीर जी पहले जी। देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस ने हर संभव कोशिश की इस आंदोलन के दौरान कि किसी भी तरीके से लाठीचार्ज की नौबत ना आए, आंसू गैस छोड़ने की नौबत ना आए। पुलिस ने पूरा धैर्य और संयम का परिचय दिया। लेकिन जब पुलिस को लगा कि अब मामला हाथ से निकल रहा है और ये छात्र के रूप में जिसमें जो हिंसक तत्व है वो पार्लियामेंट में घुस सकते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं या कोई बड़ा उपद्रव खड़ा कर सकते हैं, तब अंतिम विकल्प के रूप में पुलिस ने, मुझे लगता है, लाठीचार्ज का
आंसू गैस का इस्तेमाल किया होगा। और उसके बाद जिस तरीके से मुझे लगता है कि जिस तरीके से पुलिस वालों को पीटा गया, बाद में 150 पुलिस वाले घायल हुए, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस की वर्दी पर इस तरीके से हमला करना। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस के साथ सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि पुलिस हर जगह पिटाई होती है। वकीलों के साथ कुछ होगा तो वकील दौड़ा दौड़ा के पुलिस को मारेंगे। कितना वकीलों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा था। जब राजनीतिक दल रैली निकालते हैं तब पुलिस वालों को मारते हैं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी की रैली हो या कांग्रेस की रैली हो। जब एक छुटभैया नेता थाने में जाके ऐसा को थप्पड़ मार देता है और ये कह देता है कि 1 मिनट में तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा, तब भी बेटी का ये आंसू आने चाहिए कि एक छुटभैया नेता ने मेरे पिता को आके थाने में आते ही होंगे, पहली बार सामने आ रही है। मुझे लग रहा है कि हर समय आना चाहिए और ये पुलिस प्रशासन के लिए, गृह मंत्रालय को और समाज को देखना चाहिए कि जो पुलिस दिन रात काम करती है, 18-18 घंटे काम करती है, उनको कोई वीकली ऑफ नहीं है। बड़ी ठंड में, बड़ी धूप में, गर्मी में, बारिश में जो लगातार अपनी सेवा और अपनी लोगों की सुरक्षा के लिए जमीन पर रहती है, उसका सम्मान तो सबका करना चाहिए। वो छात्र नेता हो, वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, वो चाहे पुलिस अधिकारी हो, मुझे लगता है कि उनका सम्मान सबको करना चाहिए। लेकिन चूंकि पुलिस के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई संगठन नहीं है, पुलिस हड़ताल नहीं कर सकती, पुलिस संगठित नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि सबसे आसान पुलिस पर हमला होता है। क्योंकि पुलिस पे हमला करा तो पुलिस इकट्ठी हो सकती है, फिर ऐसी स्थिति में उनके परिवार के लोग आगे आके बताते कि भाई हम भी, हमारे पिता, हमारे पति पुलिस में सेवा कर रहे हैं, उन पर किस तरीके से अन्याय हो रहा है। पुलिस वाला खुद तो अपनी बात नहीं कह सकता ना, वो घायल है, वो अपनी सर्विस से बंधा हुआ है, उसके रूल्स और रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि वो किसी तरह का धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं कर सकता। तो उसकी बात उसके घर वाले उठा रहे और मुझे लग रहा है कि ये सुनना चाहिए। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति घायल होता है तो नड्डा साहब तो छात्र नेताओं से बात करने जाते हैं, तो उनके घर पे भी जाना चाहिए। ऐसे पुलिस वालों को जो घायल हो गए, उनके घर पे जाकर भी उनका हालचाल पूछना चाहिए। वो भी उनके घर वालों को अच्छा लगेगा कि बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री हमारे घर आके हमारे पिता का हालचाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है वो भी सरकार को देखना चाहिए और पुलिस का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। पुलिस अंतिम विकल्प के रूप में अब लाठीचार्ज या बिल्कुल ठीक बात है, सबसे आखिरी विकल्प होता है पुलिस बचने की कोशिश करती है और छात्रों को और युवाओं को तो पुलिस सर मेरे पास तो कुछ फोर्सेस से जानकारी ये भी है, सर मेरे पास तो कुछ फोर्सेस से जानकारी ये भी है कि जो सीआरपीएफ बल वहां पे आरपीएफ वगैरह ये तैनात था, उनके पास तो ऑर्डर ये था और उनका भी मन यही था कि छात्र हैं, ये बच्चे हैं, इनके ऊपर हमें बल का प्रयोग नहीं करना है। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं सीआरपीएफ के डीजी को वाकई प्रणाम करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने फोर्स के मनोबल के लिए कहा कि यदि कुछ भी हुआ है, यदि आपने ऑनेस्टी से ड्यूटी किया है, यदि उसमें लाठी भी चली है, पैलेट गन भी चला है, ये उन्होंने जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उनके कहने का आशय यही था, हम आपके साथ हैं, हम उसका ओनरशिप हम लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है एक लीडर के लिए कि अपने अंदर, अपने मातहत काम करने वाले जो सुरक्षा कर्मी हैं। सर, आपको इसे क्लियर करना होगा, पैलेट गन भी चली तो हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा एक ढंग से, उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आनंद सिंह सीआरपीएफ के डीजी है, उन्होंने कहा कि जो भी हमारी फोर्सेज ने किया है उसके लीडर के तौर पर उसमें सब वो इंक्लूडेड है। अच्छी बात समझता हूं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, कम से कम उन्होंने जिम्मेदारी ली। और ये फोर्स के अधिकारी की जिम्मेदारी भी यही होती है, नेता का मतलब ही यही होता है। ऐसा नहीं होता है कि जब अच्छी बात हो तो उसका ओनरशिप आपके पास जाए और जब कोई बुरी घटना घट जाए तो अब आप अपने सारी चीजें सबऑर्डिनेट पर डाल करके आप किनारे लग जाएं। तो सबसे पहले ये बात। दूसरी बात, जब लोग ये तुलना करने लगता है कि भाई छात्रों का आंदोलन था, पुलिस ने पिटाई की, तो पुलिस ने तो परमिशन नहीं दे रखा था जाने के लिए। पुलिस ने बार बार सीजेपी के नेताओं को 8 बार उनको कहा, रिटेन में कहा कि आप परमिशन ले लीजिए, किन कैसे कैसे जाएंगे आप, क्या। जब भी ऐसे प्रदर्शन होते हैं तो कम से कम इतनी पता होता है, पुलिस को जानकारी में होती है कि कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग नहीं आ सकते हैं। इसकी जानकारी लगभग मोटा मोटी आती है प्रदर्शन के दौरान। एनी हाउ, हम लोगों ने तो रैली वो भी देखी है, राम मंदिर के मुद्दे पर रैली 3.5 लाख थे लोग। किसी ने जाकर के कोई पत्थर भी नहीं फेंका, किसी ने तोड़ा भी नहीं। वो तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। मैं पहले दिन से कहता हूं, क्या पुलिस का ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? क्या इन सिर्फ छात्रों का ह्यूमन राइट्स है? क्या आर्म फोर्सेस का ह्यूमन राइट्स नहीं होती है क्या? कई बार
आप सवाल होता है आपने गोली यहां क्यों चलाई, आपने गोली आपको जांग पर क्यों नहीं चलाना चाहिए था। जहां दंदनाती गोलियां सर से होकर के गुजर रही हैं, आप फोर्स से आप चाहते हैं कि वो गोली जो है वो निशाने लेकर के छाती पर नहीं मारे, यहीं पर मारे। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि पैलेट गन ने चलाया वो, ये चलाया वो। मैं लाठी यदि चलाने की मजबूरी यदि हुई तो इसलिए हुई कि ये अराजक छात्र जाकर के संसद के दीवार तक पहुंच गए थे। उसका वीडियो आ चुका है। हमने दिखाया संसद के वीडियो। दीवार के पास आप खड़ा हो जाए तो क्या आप चाहते हैं कि वो संसद के अंदर घुस जाते और जो नेपाल और बांग्लादेश में करने की राहुल गांधी की इच्छा थी वैसा ही कुछ हो जाता, तब आप जाकर के मानते। इसका मतलब है कि आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो नेपाल और भारत की तरह, यदि सीजेपी का छात्र नेता यह कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, आपने तो हमको वादा किया था, तो क्या सरकार ने यह वादा किया था कि जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, जो बदमाश हैं, जो मर्डरर के चार्जेस जिन पर हैं, वो सब भी यदि उसमें अपराध में शामिल है और उनमें तो एक मंच पर बैठा हुआ था, उसको भी छोड़ दिया जाए। इसका मतलब है कि आपकी मनसा गंदी है, आपकी हरकतें गंदी है, आपका इंटेंशन छात्रों का नहीं है। आपको लड़ना इस सिस्टम से लड़ना चाहते हैं, इस सरकार से लड़ने की मनसा है, इस सीजीपी का। आप ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, सीजीपी का आंदोलन तो छात्रों के नाम पर किया हुआ आंदोलन है। जो इस सरकार से लड़ना चाहती है उसका इस मुद्दे से लेना देना बहुत कम है। मैं सीजेपी और छात्रों के आंदोलन को अलग अलग तरह से देखती हूं। छात्रों का एक विषय था जिसे सीजेपी ने सही समय पर पिक किया, प्रदर्शन शुरू हुआ, उसका अल्टीमेट गोल जो था वो छात्रों को हासिल हुआ, अब उसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये जो तस्वीर थी ये अच्छी तस्वीर नहीं थी। छात्रों का पिटना भी अच्छा नहीं था, पुलिस वालों का भी पिटना बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक रक्षक की जो भूमिका होती है उसकी वो गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन जैसा समीर जी आपने कहा, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि जो भी होता है पुलिस वालों के सामने, वही पुलिस वालों के साथ इस तरह की अगर हरकतें कर रहा है तो जो मांग बच्चे कर रहे हैं कि भाई प्रोटेक्शन हमारे परिवार को भी मिलना चाहिए, उनकी एड्रेसेस लीक नहीं होने चाहिए, यह मांग बिल्कुल जायज है। लेकिन सांसद क्या सुनेंगे? क्या कोई कानून लेकर आएंगे? प्रोटेक्टर्स के लिए क्या प्रोटेक्शन होगा? अगली खबर आपको बता दूं, संसद में अगले सप्ताह टीएमसी को लेकर भी संग्राम बढ़ने वाला है। इस सप्ताह एनडीए सांसदों की दूसरी बैठक के दौरान टीएमसी के बागी सांसद भी पहुंचे थे। ममता गुट ने उन पर गद्दारी का आरोप और तेज कर दिया। कल ही ममता गुट के सांसद कल्याण बनर्जी टीएमसी के 20 बागियों की तस्वीर वाला बैनर अपने शरीर पर लटकाकर संसद पहुंचे थे। इस दौरान उनकी कांग्रेस सांसदों के साथ हंसी मजाक वाली बातचीत भी हुई, आपने शो में भी देखी होगी। बागियों के एनडीए कैंप में जाने के बाद ममता का गुट विपक्षी गठबंधन के और करीब आ गया है। ममता के सांसद राहुल गांधी के हर कदम का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अगर अगले सप्ताह टीएमसी के सांसद बागियों का मुद्दा जोर शोर से उठाते हैं तो पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। अब अगले हफ्ते टीएमसी की भी बारी है हर्षवर्धन जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और उसका भी एक ट्रेलर है जो कल ही दिखाई दे गया था। नहीं, खैर वो ट्रेलर तो थोड़ा दूसरा ही था। उस ट्रेलर में तो प्रियंका जी का ऐसा अपमान हो गया था, कांग्रेस का अपमान हो गया था, प्रियंका जी का अपमान हो गया था, और कल्याण बनर्जी पोस्टर तो था ना सर उस ट्रेलर में। लेकिन ट्रेलर में पोस्टर तो जैसे कई बार होता है ना, किसी विषय पर फिल्म बनाई जाए और उस विषय को छोड़कर, हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विजय जी ने थंबनेल अलग था, थंबनेल अलग था, कहानी अलग थी। तो पोस्टर तो थंबनेल था, कहानी अंदर कांग्रेस के अपमान की थी। लेकिन ये तो होना है भाई, किसी भी पार्टी से 20 सांसद सीधे सीधे टूटकर चले जाएं तो वो तो लड़ाई होगी। अब सवाल ये है कि उस लड़ाई को आप सदन में कैसे लड़ पाएंगे, क्योंकि वहां तो सीधे सीधे जो संख्या बल होता है, जो बहुमत होता है, उसको तोड़कर चले गए। अब दूसरा ये है कि आप इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट में जाएं और पार्टी वाला मसला लड़ें, जो एनसीपीआई वाला मसला है, जो टीएमसी से एनसीपीआई गए और कैसे हो गए। अब उस लड़ाई को तो कितना समय लगता है, उसमें तो हो सकता है कि 29 पार ही हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी कई ऐसे फैसले आते हैं ना जिसमें, जैसे मनमोहन सिंह जी जब नहीं रहे तो जाहिर है कि उनका केस क्लोज हो ही जाएगा। तो अब लोग कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिल गई। तो ये ऐसे ही होता है, मतलब कई बार लंबे समय तक केस चलता है। नहीं, जब नहीं रहे तो उसमें क्लीन चिट, केस क्लोज हो गया, क्लीन चिट ही हो जाती है, फिर कहां वो रह जाता है। तो मूल मुद्दा क्या है कि क्या ये लड़ाई कोई ऐसी करने की स्थिति में है, क्योंकि सांसद तो बाकायदा दूसरी तरफ चले गए, हमने उनको दूसरी तरफ बैठते हुए भी देखा, पार्टी से बाकायदा उनकी संबद्धता हो गई, और अभी तक फिलहाल तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी वाली तृणमूल कांग्रेस न वो ऋतव्रत का कुछ कर पाई है,
न वो काकोली घोष दस्तीदार का कुछ कर पाई है। तो अंतिम बचता क्या है? पोस्टर लगाकर चीखना, चिल्लाना और उसमें प्रियंका जी को ही अपमानित कर देना। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। बस ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा सबमिशन ये है कि कहानी कुर्सी की के थंबनेल में जो लिखा होगा वही कहानी अंदर भी होगी। बात हो रही है पार्लियामेंट में अब तक क्या क्या हुआ, पूरे वीक रैप की हम बात कर रहे हैं। संसद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर भी खूब घमासान बढ़ने वाला है। आने वाले सोमवार को ये तस्वीर आपके सामने होगी। लोकसभा में असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल को लेकर राहुल गांधी पर कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से राहुल गांधी की शिकायत की है। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, जिसमें 29 जुलाई 2026 को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी के व्यवहार को आधार बनाकर शिकायत की गई है। अनुराग ठाकुर का आरोप यह है कि राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान नागरिकों के एक खास वर्ग को इडियट और अंधभक्त कह दिया। साथ ही लोकसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने भी राहुल गांधी के खिलाफ स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये तो राहुल जी बताएंगे, अनुराग जी बताएंगे राहुल जी के ऊपर जो उन्होंने क्या, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा नहीं है लेकिन आज अखबार में पढ़ा है, और जो जिन शब्दों का उपयोग किया उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की परंपरा उन्होंने स्टार्ट की है, बिना सिर पैर के बात करने की जो परंपरा पहले भी बोलते थे, लेकिन अब जो है उनका थोड़ा सा जो माइंडसेट है, क्योंकि 12 साल से सत्ता से बाहर हैं और सत्ता के बिना कांग्रेसी जो है वो दिमाग शून्य हो जाते हैं। तो दिमाग शून्यता की जो स्थिति है उसी की पराकाष्ठा या विशेषाधिकार है। लेकिन मेरा लोकसभा अध्यक्ष जी से आग्रह है कि पिछले 2 साल से, जब से राहुल गांधी जी बने हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, कम से कम 15 विशेषाधिकार के प्रस्ताव पेंडिंग है। अब बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ आक्रामक है तो पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह समर्थ है, वो लोकसभा में राहुल गांधी को दिए गए नोटिस का सामना करने के लिए तैयार हैं। हो गया ना, पास हो गया। अनुराग ठाकुर स्पेशल प्रिविलेज मोशन लेकर राहुल गांधी के खिलाफ, अरे अब उनकी बात मैं नहीं करता। वहाँ हमारे लोग समर्थ है, लोकसभा में फेस करेंगे। अच्छा, संजय राउत भी पीछे नहीं रहे। यहाँ विपक्षी एक आप देखिए, संजय राउत ने राहुल गांधी को पढ़ा लिखा संस्कारी नेता बताया। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी गैर संसदीय शब्द नहीं बोल सकते। उन्होंने आरएसएस पर चुटकी लेते हुए कहा कि संघ को इस बारे में एक चिंतन शिविर लगाना चाहिए। चिंतित लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी एक संस्कारी नेता है, पढ़ा लिखा नेता है, बहुत पढ़ता है, सोचता है। ऐसे व्यक्ति कभी अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उनके एक फैमिली की परंपरा है। पंडित नेहरू बहुत पढ़े लिखे थे, इंदिरा जी पढ़ी लिखी थी, राजीव गांधी पढ़े लिखे थे। तो राहुल जी में वो संस्कार आया है। अब लोगों को मालूम नहीं कौन सा शब्द का अर्थ क्या है क्या नहीं। आरएसएस ने उनका एक चिंतन शिविर लेना चाहिए सब लोगों का। संजय राउत कह रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि हम बड़े केपेबल हैं और हम देखेंगे, आने दीजिए, इसका क्या करना है यह हम तय करेंगे। लेकिन सुमेर जी, अब आप देखें, राहुल गांधी ने जो कहा वो दरअसल एक तरीके से मैसेजिंग ये थी कि वो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इशारा उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा तो वही था। अब ये संसदीय है या असंसदीय है, फैक्चुअल क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और राहुल गांधी को इसके लेकर माफी मांगना चाहिए थी। आपने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, इडियट शब्द, वो सब समझ में आ रहा था कि आप किस संदर्भ में कह रहे हो, किसको इशारे इंगित करते हुए कह रहे हो और आपका उसका भाव क्या है। राहुल गांधी को तत्काल माफी मांग लेनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पे मांगते, प्रधानमंत्री से मांगते, या संसद में दूसरे दिन वो कह सकते थे कि भूलवंश मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं, मैं माफी मांगता हूं। इससे राहुल गांधी छोटे नहीं हो जाते अगर माफी मांग लेते। मल्लिकार्जुन खड़गे से जब पूछा गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे का तो बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह देते कि भाई मैं कांग्रेस की तरफ से इस बात के लिए माफी मांगता हूं और ये शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी ने बहुत सोच समझ कर कहा और मेरा अनुभव यह है कि जब से मैं राहुल गांधी की राजनीति को देख रहा हूं 2000, 2003, 2004 से, ऐसा कभी नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने
ऐसा शब्दों का प्रयोग पार्लियामेंट के अंदर नहीं किया हो जिसको लेकर हंगामा ना भावना आहत हुई हो, किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए हो, किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं की हो। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के राजनीति का एक मतलब ये तरीका है या अब उनका संस्कार है कि उनको बताया गया कि राजनीति ऐसी ही होती है, आप जितना अपमानित करोगे अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, लोकप्रिय नेताओं को आप अपशब्द कहोगे, उतने आप बड़े नेता बनोगे। मुझे लगता है राहुल गांधी जितना इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उतना छोटा जनता की नजर में बनते जा रहे हैं दिन पर दिन, क्योंकि आप लोकतंत्र का भी मजाक उड़ा रहे हैं। और आप क्यों, आपने अगर बोल दिया, चलो निकल गया आपके मुंह से, आप माफी मांग लेते ना। आप सोशल मीडिया पे बोल देते कि भाई मेरे से गलती हुई, मैं माफी मांगता हूं, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। वो माफी नहीं मांग रहे हैं, वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। समर्थन कर रही है। मेरा सवाल ये है, कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा बता रहा है कि किस तरीके से आप अपने पार्टी को आगे ले जाना चाहते हो और किस तरीके से आप लोकप्रिय नेता को इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपने आप को छोटा बताने की कोशिश। क्या ये लोकतंत्र का मजाक भी नहीं है? क्यों? क्योंकि आपने इस देश में उन तमाम लोगों ने जिन्होंने उन्हें अपने प्रधानमंत्री के तौर पर चुना है, आप उन सबको इडियट कहना चाह रहे हैं? देखिए राहुल गांधी या अंधभक्त कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने उपसंहार बोल दिया। जो लोग छात्र आंदोलन के साथ थे, जो लोग छात्र आंदोलन के साथ खड़े थे, जो लोग उसमें शामिल थे, उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि वो विद्यार्थी थे, वो दे वर इन सर्च फॉर ट्रूथ, और राहुल गांधी उनके साथ खड़े थे। उसके बाद की जो दो कैटेगरी है, या तो इडियट की कैटेगरी है या अंधभक्तों की कैटेगरी है, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अमित शाह, उनका पूरा मंत्रिमंडल और भारतीय जनता पार्टी है। अब उन्होंने कहा कि भाई मैंने ट्वीट किया, तो पवन खेड़ा जी ने उस ट्वीट को टैग करके और कहा कि ये मैंने लिख दिया था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को इडियट कहा, तो उन्होंने टैग करके कहा कि ये आपकी निजी विचार है क्या? सो राहुल गांधी ने तो कुछ नहीं कहा। अब मैं जरा उसको दूसरे संदर्भ में जरा इसके, यदि इस देश में पप्पू बोला जाता है तो क्या ये पता नहीं होता है कि ये राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है? ये तो सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद यदि पप्पू कोई बोलता है तो कांग्रेस पार्टी लोग चिढ़ जाती है, क्योंकि आप उनको मानते हैं कि भाई उन्हीं के, ये एक प्रचलित शब्द हो गया है और ये भी अनपार्लियामेंट्री है अगर बोला जाएगा सदन के अंदर। हम तो कहते हैं कि नहीं बोला जाना चाहिए। यदि बंटी और बबली बोल दिया जाता था तब कांग्रेस पार्टी भड़क करके खड़ी हो जाती थी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए जिक्र किया जाता है। पढ़ने लिखने की बात पर अभी संजय राउत जैसा ही सब पूरा गांधी परिवार पड़ा हुआ है। विजयलक्ष्मी पंडित थी और उनको अमेरिका का राजदूत बना दिया गया था, फिर चाइना का राजदूत बनाया, फिर यूएन में राजदूत बनाया गया था, लेकिन वो ग्रेजुएट नहीं थी, लेकिन पंडित नेहरू की बहन थी। और बिना प्रधानमंत्री से सलाह लिए हुए मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट में भारत की सदस्यता के लिए दावा करे या नहीं करे, वो निर्णय उन्होंने अपने ही आप ले लिया था। तो ऐसे उनकी बुआ थी। अब आ जाते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, वह भी हायर एजुकेशन नहीं कर पाई। जिस राजीव गांधी की बात करते हैं उसके बाद मणिशंकर अय्यर ने कहा कि वो 3 बार फेल किया कैम्ब्रिज में। प्रियंका गांधी वाड्रा, मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने ग्रेजुएट किया भी है या नहीं किया है, मुझे जानकारी में नहीं है। राहुल गांधी सेंट स्टीफेंस में, राहुल गांधी बहुत बार बार कहते हैं पढ़ाई लिखाई के बीच में अंतर और फलना फलना। जरा एक बार अपने ईमानदारी से आप झांक करके कहिए कि क्या सेंट स्टीफेंस में आपकी जब एडमिशन हुआ था तो वो किस आधार पर हुआ था? क्रिश्चियन कोटे से आप गए थे, आर्चरी के कोटे से गए थे, या मेरिट के कोटे से आप क्रिश्चियन? इसलिए कि आप गांधी परिवार के थे, इसलिए आप सेंट स्टीफेंस में पढ़े, आप भाई और बहन दोनों, मेरिट के आधार पर नहीं पढ़े थे। ये सौभाग्य इस देश के किसान के बच्चे का नहीं होगा। ये किसान एक हमारा जैसे एक गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति का नहीं होगा, एक मध्यम परिवार के आने वाले बच्चे की ये नहीं होगी कि वो जाकर के वहां पर बैठे। इसके अतिरिक्त जरा देखिए, जब आप ट्रिनिटी में जाते हैं और कहीं जाते हैं तो आप कैसे जाते हैं, ये सब चीजें हमें जानकारी है, जानते हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कि बड़े बाप के बच्चे ट्रिनिटी में कैसे एडमिशन उनको मिलता है, बोस्टन में कैसे उनको एडमिशन मिलता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये देश जो कोई जानेगा तो इस पर चर्चा हो जानी चाहिए अलग से। कहने का मतलब ये है कि आप एक बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, नेहरू से परिवार से आते हैं। अब नेहरू की मैं कोई बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन इस बात की तो मैं बात मानता हूं कि वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और
उद्भट विद्वान थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उस परंपरा में जब आप नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कितना पढ़ा लिखा है, तो नरेंद्र मोदी तो एक चाय बनाने वाले का बेटा था। इसके बावजूद भी वो अपने को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने किया। आप तो चांदी और सोने का चम्मच लेकर के पैदा लिए थे, आपको किसने रोका था? लेकिन आप यदि उनके पिता यदि कैम्ब्रिज में गए तो उन्होंने क्या किया? पढ़ने लिखने के अलावा सब कुछ किया। तो ये चीजें बता देना कि वो असंस्कारी नहीं हो सकते, ये नहीं बोल सकते। अरे आप अपने से बाप के उम्र का भी, बाप के उम्र को तुम तड़ाक करके आप बात करते हैं, प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करके बोलते हैं। अभी धर्मेंद्र प्रधान के लिए तू तड़ाक करके भाषा का प्रयोग कर दिया, संसद के अंदर किया है। तो आप फिर भाई हमारे यहाँ तो एजुकेशन पर चूंकि बात चल रही है, मुंह में मिर्ची लगा देती थी। अपने से बड़े लोगों को यदि कुछ तुम तड़ाक करके बात कर देते थे तो मां तो मुंह में मिर्ची लगा देती थी, रगड़ देती थी। तो आप किस भाषा संस्कार में जी रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री को और सारे लोगों को इडियट? आपने एजुकेशन पे बात की, इसी से जुड़ा हुआ अगला विषय भी है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस है। प्रियंका गांधी के गौमूत्र विशेषज्ञ वाले बयान को लेकर देश के शिक्षाविद नाराज हैं। देश के 215 मौजूदा कुलपति और पूर्व वाइस चांसलर्स ने प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि किसी शिक्षाविद पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते वक्त तथ्य और उसकी व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षाविदों ने खत में यह लिखा है कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना तो ठीक नहीं है। प्रियंका ने लोकसभा में एंटी पेपर लीक पर चर्चा के दौरान आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी को गौमूत्र एक्सपर्ट बताया था, और इसी पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने करारा हमला किया था। प्रधानमंत्री जी ने श्री नंदन नीलकर्णी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई, मगर सभापति जी मैं समझ नहीं पाता हूं हाई पावर टास्क फोर्स के सदस्यों का, विद्वान सदस्यों का उल्लेख करते हुए ये गोमूत्र कहां से बीच में आ जाता है? यानी समझ में नहीं आता है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं उस टॉपिक से। तो मैं बताना चाहता हूं, जिनको गोमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है। गोमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है। सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा? सर अगर यह आत्मविश्वास होता, जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस जो बनाया, ये 50 साल पहले बन गया होता, तो सभापति महोदय हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती, हम आज लीडर बन के खड़े होते। मगर क्या बताएं, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं, और उस अंधभक्ति की कीमत इस देश ने चुकाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने आकर उसको एक नई राह दिखाई है। अब हर्षवर्धन जी, 3 प्रतीक ऐसे हैं, वो सनातन के प्रतीक हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है। एक हमला तो जो हमने शुरुआत में दिखाया, संत के भगवा कपड़े पहनकर आप प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद पिटाई खा रहे थे पप्पू यादव, पहला ये। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए एक और सनातन का प्रतीक था, जिसके ऊपर एक और लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ 3 प्रतीकों की बात कर रही हूं। और तीसरा ये जो गौमूत्र वाला बयान है, उसमें शिक्षाविदों ने जो प्रियंका को नसीहत दी है, वो ये कहता है कि भाई ज्ञान को ज्ञान से, विज्ञान को विज्ञान से और तर्क को तर्क से आप काटिए। देखिए, वी कामाकोटी देश के बहुत जाने माने विद्वान हैं, शानदार वैज्ञानिक हैं, और उनके रिसर्च, उनके पढ़ाए बच्चे, उनके जो इनोवेशन है, उसकी वजह से वो मद्रास आईआईटी के निदेशक हैं। 150 से ज्यादा उनके शोध पत्र दुनिया में छपे हुए हैं। अब अगर आपको, चूंकि गौमूत्र को लेकर उनकी राय है एक, और उसको आपको लगता है कि नहीं ये तो गड़बड़ है, अब ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये हर कोई जानता है कि गौमूत्र और गोबर को लेकर जब आप खाद के तौर पर कहते हैं, जब आप दवाइयों में प्रयोग के तौर पर कहते हैं, तो वो आयुर्वेद तो करता ही रहा है। वैज्ञानिक तौर पर भी उसके कई प्रमाण हैं। हो सकता है कि हम आप उसको उपयोग नहीं करते हैं तो ना हो, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से ही, जब से प्रियंका जी का ये गौमूत्र विशेषज्ञ वाला वो जो कमेंट था वो तंज आया, तो श्रीमान ऑस्कर फर्नांडीज, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका सदन का एक बयान बड़ा वायरल है कि वो कह रहे हैं ये हमारे जयराम रमेश जी हैं, ये तो नाराज हो जाएंगे ये लोग, तो मैं कहूँगा गौमूत्र की बात तो। लेकिन फिर उन्होंने मेरठ के एक आश्रम का जिक्र किया, जहां उनको कुछ परेशानी थी, तो वो उस आश्रम गए, और आश्रम वो नहीं पहुंच पा रहे थे, तो आश्रम के जो भी संचालक रहे होंगे, उन्होंने गाड़ी भेज दी। उस ड्राइवर ने कहा कि मुझे कैंसर था
और इस आश्रम में मैं आया, मुझे गौमूत्र और सारी चीजें जिसको लेकर हास्य व्यंग किया जाता है, उन सब की वजह से मेरा कैंसर ठीक हुआ। और मैंने तय किया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब मेरे मुंह से कोई ऐसी अफवाह ये न समझे, इसको ऑस्कर फर्नांडीज ने सदन में बताया है कि जब उस ड्राइवर का कैंसर ठीक हो गया तो उसने कहा चूंकि नया जीवन हमें आश्रम से मिला तो हम आश्रम में आजीवन ड्राइवरी करेंगे। संयोग से उस वक्त भी जयराम रमेश जी थे, संयोग से आज भी जयराम रमेश जी सलाहकार हुए। ये दुर्भाग्य नहीं है कि किसी एक वैज्ञानिक को, किसी एक इतने बड़े विद्वान व्यक्ति को आपको, चूंकि वो शिक्षा से जुड़ी समिति में डाल दिया गया, इतना बड़ा शिक्षाविद है, तो आप उसको गौमूत्र एक्सपर्ट कह के तंज करने की कोशिश करते हैं। और खरगे जी ने तो बिना किसी रेफरेंस के मनुस्मृति का संदर्भ लिया। मनुस्मृति में कहीं ऐसा नहीं लिखा है जो उन्होंने बताया। और मैं कई बार कहता हूं, मैंने कई बार जिक्र भी किया है कि 4-5 साल पहले मैंने पहली बार मनुस्मृति पढ़ी। हालांकि जो वर्जन मैंने पढ़ा हो सकता है कि वो भी पूरी तरह से शुद्ध ना हो, क्योंकि वो तो कोई जानता नहीं, लेकिन जब मैंने उसमें पढ़ा तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज है जिसका, और कमाल की बात यह है कि विद्वान लोग आते हैं जो मनुस्मृति का विरोध करते हैं, ब्राह्मण विरोध करते हैं, हिंदू विरोध करते हैं, वो क्या कहते हैं, देखिए मनुस्मृति में नारी का विरोध लिखा, अच्छा बताइए श्लोक, तो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ऐसे तो ज्ञानी लोग हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो हिंदू आस्था, हिंदू प्रतीक, हिंदू चिन्ह, हिंदू जो ग्रंथ, उन पर जो ये टीका टिप्पणी करते हैं, वो लोग ना तो उससे परिचित है ना कुछ जानते हैं। उनको बस एक बात लगती है कि आज का बच्चा अंग्रेजीदा हो गया है, आज का बच्चा अपने संस्कारों से कट गया है, थोड़ा अपने परिवार के साथ नहीं, तो उसको ये सब आइडिया दे दो जिससे थोड़ा सा कुछ विभाजन हो जाए, थोड़ा सा कुछ अलग तरह से सोचने लगे। लेकिन पता नहीं, हो सकता है कि आज का बच्चा और तेजी से उसको समझ ले और आपको जवाब दे। एक लाइन बोल दो, मनुस्मृति के कम से कम 49-50 वर्जन है, एक भी नहीं मिलेगा। जिस मनुस्मृति की बात करते हैं, विलियम जोन्स ने जो 1760 में उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया था, कलुक भट्ट की लिखी हुई उसकी मूल पांडुलिपि भी अभी भी प्राप्त नहीं है। और दूसरा चीज ध्यान रखिए, कई मनु हुए हैं हमारे यहाँ। जो काल है उसको कहा जाता है कि पृथ्वी की आयु 4 करोड़ 32 लाख, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। और ये 14 मनवांतर में बांटा गया है। हर मनवांतर का एक मनु है, ये 7वां मनवांतर है। और हर मनवांतर के अंदर 71 महायुग है। हर महायुग के अंदर जो है 4 युग है। और एक युग, ये चारों युग के अंदर जो है वो करीब 32 लाख वर्ष की आयु है। तो हम अभी जो संकल्प मंत्र पढ़ते हैं वो वैवस्वत मनु का हम कहते हैं, वैवस्वत मनवांतरे, हम बार बार बोलते भी हैं। तो वैवस्वत मनु की उम्र भी जो है आज से 32 लाख पूर्व की बात है। तो जरा आप सोचिए कि उस समय का पांडुलिपि क्या आज होगा क्या? नहीं, आप नहीं, सोच सकते हैं? ताम पत्रों पर लिखा जाता था, भोज पत्रों पर लिखा जाता था। फिर मैं यही कह रहा हूं, हमको एक नैरेटिव दे दिया है ब्राह्मणों को गाली करने के लिए, गाली देने के लिए उन्होंने मैनिपुलेशन किया, इसीलिए आज इसके इतने वर्जन हैं। और जिन चीजों को ब्रिटिशों ने मैनिपुलेट करके हमारे खिलाफ खड़ा किया, सनातन के खिलाफ किया, आज उनको उसी रूप में प्रयोग करते हैं, अम्बेडकराइट पर प्रयोग करते हैं गाली देने के लिए। ब्राह्मणों को गाली नहीं देते हैं, पूरे हिंदू संस्कृति और सभ्यता। मैंने तो 3 प्रतीक रखे ही आपके सामने, मैंने इसीलिए आपको कोई कहा किताब कि का बहाना होता है। काल गणना के बारे में आप ध्यान रखिएगा, और ये बहुत साइंटिफिक तरीके से है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितना घूमती है, सूर्य कितना कैसे घूमती है, ये सारी चीजें का जिक्र है। जी उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि सोनम वांगचुक जी अभी चर्चा में हैं, उनकी पत्नी है गीतांजलि जे एंगमो, और उनकी पोस्ट है, लंबी पोस्ट है, उसको नहीं गौमूत्र पर उन्होंने बोला। नहीं, मैं गौमूत्र वाले पर नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जो मेरा मतलब हमेशा का प्रिय विषय है, फ्रॉड सेकुलरिज्म। उन्होंने कहा है, कॉलिंग इंडिया सेकुलर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक कॉलिंग वाटर वेट। Even before 1976, our constitution was already secular in substance. Article 14, Article 25 to 28, Article 29 to 30, और फिर वो नीचे जाती हैं और उसके ठीक पहले की पोस्ट है Why knowing Sanskrit is cool, और उसका बड़ा विस्तार से उन्होंने किया है। तो जो लोग हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी संस्कृति, हमारे जो भी विरासत की चीजें हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं। दुर्भाग्य से हम लोगों ने भी नहीं पढ़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, असली मुश्किल वहां है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइए कुछ और राजनीतिक खबरें आपके सामने रख दें। पंजाब ने कुछ दिन पहले ये दावा किया था कि राज्य में पार्टी का अंदरूनी झगड़ा सुलझ गया है, पार्टी में ऑल इज वेल है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ ही दिन में सामने आ गई।
पंजाब कांग्रेस का झगड़ा एक बार फिर सामने आ गया। पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने पंजाब कांग्रेस की लाइन के अलग जाकर बुधवार को फरीदकोट में पेपर लीक के मुद्दे पर अपने समर्थकों के साथ धरना दिया, जबकि इस मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग को आज धरना देना है। चन्नी ने फरीदकोट में उस दिन धरना दिया जब राहुल गांधी को संसद में बोलना था और चन्नी को छोड़कर पंजाब के सारे कांग्रेसी सांसद पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। इससे नाराज वड़िंग गुट ने चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोला। फरीदकोट कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मामले में पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल को एक चिट्ठी लिखी और धरने को लेकर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया। धरना किसे देना था विजय जी, धरना कौन देने लगा? मुद्दा कुछ और चल रहा था, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी अपने मुद्दे के साथ आगे बढ़ते गए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसमें नया कुछ नहीं। चन्नी जी आपको बार बार याद दिला देते कि भाई ये मत समझो कि मैं कांग्रेस में ही हूँ। मतलब असली बात यह है कि वो हर दिन आपको वो कहाँ है, हाँ वो कहाँ, ये अभी वो तय कर रहे हैं, लेकिन वो ये आपको बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि आप फिर से कांग्रेस नेता के तौर पे चरणजीत सिंह चन्नी को ना देखें। हाँ, वो जब बैठक होती है तब भी नहीं जाते, वहाँ विधायकों की बैठक होती है तब भी नहीं जाते, यहाँ पर भी नहीं आते। पार्लियामेंट में राहुल गांधी गए तब साथ में थे, जब राहुल गांधी पीएम हाउस का घेराव करने गए तब चन्नी साथ में थे वो। लेकिन राहुल गांधी के जिस दिन भाषण हो उस दिन यदि पार्टी के लीडर के लिए वहां पर पार्टी का एमपी नहीं हो तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब पार्टी अपनी तरफ से धरना दे रही हो, उससे एक दिन पहले धरना दे रहे हो, तो ये भी अपने आप में एक मैसेज है। बिल्कुल ठीक बात। अब आपको नहीं मानना और आप हमेशा उनको कांग्रेस नेता कहना चाहते तो आप कहें। मैं ये पूछ रही हूँ सर पर ये बताइए विजय जी ये बताइए तो, लेकिन राहुल गांधी ने तो उन्हें अपने साथ रखा हुआ है ना, तो राहुल जी भी आपकी तरह से मानते हैं कि वो कांग्रेस नेता समीर जी बताइए। चन्नी का जो विवाद चल रहा था राजा कि मीनाक्षी और राहुल जी की मासूमियत एक बिल्कुल ऐसा कर देखिए जिस तरीके से मेरी तो मासूमियत है, राहुल गांधी की क्या है वो आप तय करें। राहुल गांधी आपसे ज्यादा मासूम है। देखिए जब चन्नी का मामला आया था कि जब उन्होंने कहा था कि राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष के पद से आप हटाइए, पूरा मामला हुआ, बातचीत हुई, जब पार्टी ने कह दिया कि भाई अध्यक्ष बदलना गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, राजा वड़िंग बने रहेंगे। उसके बाद चन्नी का जो बयान आया था कि भाई पार्टी का मामला है, पार्टी के नेतृत्व में हम काम करेंगे, उसके बाद से चन्नी ने लगभग एक शांति ले ली। उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें लगे उस पार्टी के निर्णय के खिलाफ जाकर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा या कुछ उन्होंने ऐसा कोई धरना प्रदर्शन दिया हो या कोई अनुशासन का काम किया हो। अब जो पंजाब के प्रभारी है भूपेश बघेल, वो 10 दिन के लिए पंजाब गए हुए, 7 से 8 अगस्त तक वो पंजाब में रहने वाले हैं और तमाम बैठ कर रह रहे हैं। कल परसों भी उनकी जब बैठक हुई थी तो ये कहा गया कि भाई चन्नी पार्टी के साथ है, लेकिन अब चन्नी ने जिस तरीके से अभी पेपर लीक के मामले को लेकर पंजाब में अलग से अपनी लाइन ली है, तो क्या भूपेश बघेल पंजाब में तो उनसे मिलेंगे, क्या चन्नी भूपेश बघेल से बात करेंगे, या चन्नी ये अलग से अपनी राजनीतिक लकीर खींचना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि भाई मैंने अपना रास्ता अलग अख्तियार कर लिया है और आने वाले दिनों में मैं अलग पार्टी बना सकता हूं या अलग रुख अख्तियार कर सकता हूं। मुझे लगता है कि 8 तारीख तक जब तक भूपेश बघेल है तब तक यह तय हो जाएगा कि चन्नी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं या चन्नी कांग्रेस छोड़कर अपना अलग रुख अख्तियार करेंगे, या 8 से 10 दिन के अंदर मुझे लगता है पिक्चर साफ हो जाएगी। फिलहाल चन्नी बीच बीच में कांग्रेस को झटका देते रहते हैं, वो मतलब कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक। नहीं, मैं आज विजय जी के इस बयान के साथ जाऊंगी कि चन्नी को पता है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है, बस राहुल गांधी को ये पता है या नहीं पता है। नहीं सर, मुझे बाहर रखिए पॉलिटिक्स। यूरोपीय देश स्पेन की बात सबसे पहले, जहां से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। समंदर के रास्ते हजारों लोग स्पेन में घुस गए और ये लोग मोरक्को के बताए जा रहे हैं, जो समंदर में तैरकर स्पेन पहुंचे और स्यूटा मेलिला शहर में शरण लेना चाहते हैं। पुलिस ने उन्हें घुसने से रोका, बल प्रयोग किया गया तो अफरा तफरी और भगदड़ हो गई। इसमें 18 लोगों की जान चली गई। स्यूटा में हालत बिगड़े हुए हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी पूरी तरह से टूट चुकी है, सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ है। बताया जा रहा है कि विवाद स्यूटा और मेलिला शहर को लेकर है, जिन्हें स्पेन अपना शहर बताता है, जबकि मोरक्को उन पर अपना कब्जा जताता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो ने पिछले दिनों कुछ लोगों को स्यूटा में शरण दी थी। इसके बाद मोरक्को से स्पेन में प्रवासियों की अवैध तरीके से घुसने का सिलसिला शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि हर रोज ऑन एन एवरेज 300 नए प्रवासी स्पेन में एंट्री ले रहे हैं। तस्वीर आप देखें, ये तस्वीर वाकई में हैरान करने वाली है। माइग्रेशन का ये कौन सा तरीका हुआ? अब एक पुलिस वाला इतनों को कैसे कंट्रोल कर लेगा? ट्रक के ट्रक भरकर आ रहे हैं, कूद कूद के एकदम पूरे शहर में घुस रहे हैं। कहाँ तक आप इन्हें ढूंढिएगा? विजय जी, ये तस्वीरें तो बहुत डराने वाली है। गोलियां भी चली हैं, जानें भी गई हैं
और इन लोगों को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि गरीबी के शिकार है। गरीबी के शिकार हैं, माइग्रेशन तो वहाँ पर है ही, प्रवासी वहाँ पर लगातार जा रहे हैं। और उन दोनों शहरों का लेकर भी झगड़ा है वैसे। और एक बार मैं गया था स्पेन, तो स्पेन में दूसरी प्रॉब्लम है कि वहाँ पर दुनिया भर के जो प्रवासी हैं वो वहाँ पर अवैध तरीके से पहुँच रहे हैं, दुनिया भर के। और उसमें बहुत सारे जो दलाल, हिंदुस्तान के भी बहुत लोग, हज़ारों लोग वहाँ पर हैं। और वो जो लोग, जैसे आप डंकी रूट कहते हैं अमेरिका के लिए, अमेरिका जाने के लिए वो पहला स्टॉप स्पेन तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। और स्पेन की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ पर जैसे ही आप पहुँचेंगे वो आपका जो पासपोर्ट है, वीज़ा है, वो सब चीज़ें जब्त कर लेते हैं वहाँ के जो भी दलाल लोग हैं। और वो स्पेन को बहुत बड़ा रास्ता है, देखिए, मतलब ये छोटी ये समस्या आज आपको लग रही है, लेकिन मैं स्पेन को देखा है, वहाँ पर दुनिया भर से अवैध जो लोग हैं, प्रवासी अवैध तरीके से वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ क्या बहुत जगह है या वहाँ घुसना बहुत आसान है? वहाँ पर आसान है। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्या? लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर है, घुसना भी आसान है और वहाँ से उस दूसरे रास्ते तक पहुँचना भी आसान है। इसलिए दुनिया भर के जो अवैध प्रवासी हैं वो वहाँ पर रहते हैं और अलग अलग तरीके से परेशानी होती है। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे क्योंकि मैं जिनके साथ गया था भारत सरकार के एक बड़े अधिकारी के राजनेता के साथ, तो उनके साथ हम लोग 1000 के करीब लोगों से मिले थे, अवैध हिंदुस्तानियों से। अच्छा। 1000 से भी ज़्यादा लोग होंगे। और उन्होंने कहा कि अब ये अमेरिका तो जाया नहीं जा रहा, हिंदुस्तान हम आना नहीं चाहते, तो आप यहाँ पर हमारे को रेगुलाइज करवा दें या कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें। तो और उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया के लोग। लेकिन क्यों स्पेन, क्यों? हो सकता है कि वहाँ की व्यवस्था में बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आया, एक ये तो अलग मुद्दा है। को पकड़ा पुलिस ने, तो उन्होंने कहा कि हम भाई स्पेन वर्ल्ड कप फुटबॉल जीता है, हम भविष्य में फुटबॉल के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, और हम यमील यमाल के बड़े प्रशंसक है और हम फुटबॉल में कंट्रीब्यूट करेंगे। और अगर आप स्पेन में देखोगे तो स्पेन की फुटबॉल टीम में भी 60% अवैध प्रवासी लोग हैं जो स्पेन में घुस गए थे, वहाँ रहे, उनके बच्चे हुए और वो बच्चे आज स्पेन की नेशनल टीम के अंदर खेल रहे हैं। तो स्पेन की समस्या रही, उसकी बॉर्डर पूरी ओपन है, वहाँ कहीं ऐसा कंट्रोल नहीं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसी को गोली मार दे या घुसना अलाउ नहीं है। वो मानवीय आधार पर स्पेन हमेशा लोगों को अपने अनुमति देता रहा लंबे समय से रहने के लिए। लेकिन ये बड़ा संकट है कि ऐसे आपके पास रोज 400-500 लोग आ रहे हैं, इतना कभी नहीं हुआ। और निश्चित रूप से स्पेन के लिए भी बहुत मतलब एक चुनौती होगा कि भाई वो देश इतना बड़ा नहीं है, ऐसे लोग अगर घुस जाएंगे तो वहां उनको रहने की, खाने की व्यवस्था करना, और फिर यही लोग जब लूटमार करते हैं, अराजक तत्व उत्पन्न करते हैं, तो आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब होती है। मुझे लग रहा है कि स्पेन के लिए बड़ा संकट है इस तरीके से लोगों का आना, और लगातार आ रहा है और सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है उनको रोकने के लिए। ये दुनिया में जैसे एक पैनिक बटन नहीं दब जाता है, ये वैसे ही पैनिक बटन जैसा दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें बहुत ही विचलित करती है, परेशान करती है कि ऐसा कैसे किसी देश में कोई ऐसे ही दौड़ते भागते आके घुस जाता है। बात हमारे पड़ोसी देश नेपाल की भी कर ले, वहां पर भी एक पैनिक बटन ऑन हुआ है। इस वक्त जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा है वहां पर। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हैं। गुरुवार को कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे। गाड़ियों में आग लगा दी गई, इमारतों को फूंक दिया गया, दुकान हो मकान हो कुछ नहीं छोड़ा गया, सब तोड़ फोड़ दिया गया। इसी हालत को देखते हुए प्रशासन ने 4 जिलों में कर्फ्यू लगाया है। सेना ने हिंसा प्रभावित इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवान लगातार इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं और साथ ही जमीन से लेकर आसमान तक की निगरानी भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि हिंसा की शुरुआत देवागंज इलाके से हुई और मंदिर की जमीन पर मुहर्रम का झंडा लगा था, जिसका हिंदू पक्ष ने विरोध किया था, लेकिन झंडा हटाया नहीं गया। इसके बाद जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई तो डीजे बजाने का विरोध करते हुए एक पक्ष ने कांवड़ियों पर हमला कर दिया। लाठी डंडे चलने लगे, फिर पथराव होने लगा। माहौल एक बार बिगड़ता है तो फिर बिगड़ता चला जाता है। वही नेपाल में हुआ। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने लोगों से शांति की अपील की, हिंसा के दोषियों को सख्त सजा दिलाने का वादा भी किया। घटना भए लगत्तै सबै सुरक्षा निकायहरूले तत्काल घटनास्थलमा पुगेर परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने, थप अप्रिय घटना हुन नदिने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छन्। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ। म सबैमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो छानबिन पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र पारदर्शी हुनेछ। घटनामा संलग्न दोषी जो कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ। ये जो नेपाल में हो रहा है हर्षवर्धन जी, मैं केवल इसको एक सांप्रदायिक हिंसा के तौर पर नहीं देख रही हूँ, उस आंदोलन को भी देख रही हूँ जो वहाँ पर छात्रों ने किया था।
फिर वहां पर एक सरकार बनाई, अपनी पसंद का नेता भी चुना, अब उस नेता को भी वो पसंद नहीं कर रहे हैं। तो एक अराजक स्थिति अभी भी नेपाल में बनी हुई है। हिंदू जो टारगेट पर है सो है, वो तो तस्वीरें सामने है। नहीं मीनाक्षी, इसमें उस आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेता को पसंद करने का भी मसला नहीं है, ये हिंदुओं को न पसंद करने का मसला है। और दो समुदाय नहीं, सीधा सीधा मसला है कि मुसलमानों को ये कांवड़ यात्रा में डीजे बज रहा था, वो बर्दाश्त नहीं हुआ। और चूंकि इस वक्त बड़ी संख्या में नेपाल के लोग, भारत के लोग सब जगह वो कांवड़ लेकर जाते हैं, ये उसी का मसला है। और आप जरा सोचिए, कई बार हम ये बात करते हैं, नेपाल तो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था एक समय में, और आज वहां ऐसी स्थिति आ गई कि मुसलमान कांवड़ यात्रा पर डीजे बजाने पर उस पर वो ऐतराज करने की स्थिति में जी। 3 लोगों की जान जा चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये जो समस्या, जिसको कई बार हम लोग आंख मूंद कर आराम से कहते हैं ना कि नहीं नहीं ये तो कुछ होना ही नहीं है, ये तो बेवजह कई आंकड़े गिनाए जाने लगते हैं कि इतने साल में कुछ नहीं हुआ, वो हमको साफ साफ दिख रहा है। भारत के भी कई क्षेत्रों में दिखता है। भारत के भी कई क्षेत्रों में वो तो ठीक है कि सत्ता परिवर्तन हुआ तो कई जगह अब थोड़ा वैसी स्थितियां नहीं रही, वैसी गुंडागर्दी की, वैसी चीजों की, लेकिन उसके बावजूद ये सब नजर आता है। आपको ध्यान में होगा राजस्थान में विजयादशमी के समय क्या हुआ था, अशोक गहलोत जी की सरकार हुआ करती थी। भाजपा की ही सरकार होते हुए मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, तो कोई कसर तो कोई छोड़ते नहीं है। और बहराइच में क्या हुआ था, जो एक जान चली गई थी वहां भी। तो मुझे लगता है कि इसको आप मतलब नेपाल की कोई ये समस्या है, वहां के छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई समस्या, ये कतई नहीं है। ये विशुद्ध रूप से मुस्लिमों के दूसरे किसी को बर्दाश्त न करने की समस्या है। इसको हमें साफ साफ समझना भी पड़ेगा और कहना भी पड़ेगा। रागी जी, मीनाक्षी देखिए, नेपाल की जो आबादी है करीब 3.25 करोड़ की आबादी है। मैं थोड़ा सा हो सकता है आंकड़ों में गलत भी हूँ, बट 3.25 करोड़ की आबादी है। 2007 में जो है वो नेपाल में उस सेकुलर बनाया गया। उस समय नेपाल के अंदर क्रिश्चियनों की संख्या मुश्किल से 20,000 होगी और बमुश्किल कोई 50 चर्च होंगे पूरे देश भर में। आज उनकी संख्या कोई 30 लाख से कम नहीं रहेगी। यानी इतना मास लेवल पर हिंदुओं का नेपाल में कन्वर्जन हो चुका है। जो हमारी सीमा से लगता हुआ एरिया है उसमें मुसलमानों का एक बहुत बड़ा पॉकेट्स बन गया है, जिसमें बांग्लादेशी भी हैं, जिसमें पाकिस्तान से आए हुए लोग भी हैं। उनके लिए बड़ा भारत नेपाल बॉर्डर पे, इसमें बिहार के भी वो क्षेत्र आप गिन रहे हैं और यूपी के भी। पूरा तस्करी का पूरा वो धंधा चलता है, फेक करेंसी का धंधा चलता है। और नेपाल के अंदर दुर्गा परसाई और वैसे लोग जो हैं वो नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे। और ये आंदोलन बहुत ये था, सौभाग्य से मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया था एड्रेस करने के लिए। 60-70 हज़ार की भीड़ थी वहाँ, बट मुझे नेपाल की पुलिस ने बोलने नहीं दिया। एक ढंग से अरेस्ट करके कहा कि आप भारत लौट जाइए, और मैं लौट आया। ये 2 साल पहले की घटना है, तब जनजी आंदोलन उस समय नहीं हुआ था। लेकिन 2024 की एक घटना है, और वो भी अक्टूबर महीने की घटना है जब मैं वहाँ पर गया था। इसी बीच में नेपाल के जो हिंदू राष्ट्र के मामले को जो बात लोग देख रहे थे, उनका कहना था अमेरिका और यूरोपियन कंट्री लगी हुई है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर उसका डीप स्टेट सत्ता तख्ता पलट करे और अपने मन मुताबिक सरकार बनाए। जब मैं नेपाल गया था तो बहुत सारे लोगों ने इस पर चर्चा की थी। बहुत बड़े लोग, कम से कम 150-200 लोग आए थे, उसमें संभ्रांत लोग थे, उन्होंने हमको बताया था। मैंने यहाँ सूचना भी दी थी और बड़े लोगों के साथ संपर्क में भी था कि ऐसी ऐसी घटनाएं वहाँ पर चल रही हैं। और वो कह रहे थे कि आने वाले दिनों में मुस्लिम फैक्टर इतने वहाँ पर मॉस्क और मदरसे खड़े हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो बांग्लादेश से बंगाल में हो रहा है, जो बिहार के सीमांचल एरिया में हो रहा है, वही आने वाले दिनों में नेपाल में होने वाला है। तो ये उसी का जो वो कह रहे थे उसका हम देख रहे हैं कि आज ऐसा हो चुका। जब हिंदू राष्ट्र था तब न तो इतने पैमाने पर मुसलमानों ने कन्वर्ट किया था, न ही क्रिश्चियन कन्वर्जन हुआ था। क्रिश्चियनों की आबादी 20 लाख नेपाल के अंदर हो, 30 लाख नेपाल के अंदर हो जाए, और इतने 10 साल के अंदर हो जाए या 20 साल के अंदर हो जाए,
अपने आप में एक अजूबा है। और ये जानबूझ करके फिर कहेंगे लोग, सोनिया गांधी ने अपने अपमान का बदला भारत से भी लिया है और नेपाल से भी लिया है। हिंदू राष्ट्र का तख्ता पलट में उस समय की भारत की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार भी उसके हिस्सेदार थी अपरोक्ष तौर पे। समीर जी, इस पर आपका इनपुट? नहीं, मुझे लगता है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो नेपाल में हो रहा है। ये मतलब भारत के लोगों को इसका एक संज्ञान लेना चाहिए कि नेपाल जैसे राष्ट्र में इस तरीके से जो बवाल हुआ है, और वहाँ तो इतनी संख्या में नहीं है, वो तो वैसे भी हिंदू राष्ट्र माना जाता रहा और हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग है वहाँ पर, तो एक मुट्ठी भर लोगों ने जिस तरीके से पूरा अराजक स्थिति उत्पन्न कर दी और पूरे नेपाल को जिस तरीके से बंधक बना लिया है कि कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, बालन शाह को आकर राष्ट्र के नाम संबोधन करना पड़ रहा है और लोगों से कहना पड़ रहा है कि आप शांति रखो, और उसके बाद भी लगातार वहाँ पर हंगामा शुरू है और यह बढ़ गया है। लगभग आधा नेपाल इसके कब्जे में आ चुका है इस तरीके से। तो मुझे लग रहा है नेपाल और बिहार की बॉर्डर जो लगती है, जो चिकन नेक कहते हैं और बाकी है, तो क्या स्थिति होने वाली है मतलब आने वाले समय में, किस तरीके से वहाँ से लोग आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बिहार की सरकार को भी और बिहार के लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, और जो भी बॉर्डर स्टेट उन्हें अलर्ट रहने की जरूरत है कि आने वाले समय के लिए संकेत है कि भाई अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना जो नेपाल में हो रहा है। हालांकि यूपी में तो योगी आदित्यनाथ है, तो उनको पता है कि यहाँ योगी जी बैठे हुए हैं तो वह ऐसा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हर जगह योगी नहीं है ना, तो बाकी जगह भी जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। मोदी और अमित शाह के आने से पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी, बंगाल में अंदर क्या स्थिति थी, ममता के राज में क्या स्थिति थी कि यदि आप दुर्गा जी की यदि मूर्ति विसर्जित करना हो तो मुसलमानों का यदि शुक्रवार हो तो कम से कम उनसे परमिशन जरूर ले लीजिए, टाइमिंग फिक्स करे। ये दुर्दशा तो बंगाल की हो गई थी। और ये कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ी, और जब आबादी बढ़ती है तो नैरेटिव भी बदल जाता है, सांस्कृतिक विमर्श भी बदलता है। इस चीज को हम लोग इग्नोर करते हैं। मैं पीओके की खबर दर्शकों के सामने रखूं, इसमें आप कोई पैटर्न देख रहे हैं? जी, पैटर्न नहीं, वो बहुत हुई बात। मैं एक पॉजिटिव बात बता रहा हूँ कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार से भारत और नेपाल के बीच में एक फ्रेट कॉरिडोर तैयार कर दिया। जो फ्रेट ट्रेन है बहुत जल्द शुरू होने वाली, बड़ा काम किया उसमें। योगी जी का खास तौर से उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है और उनकी बड़ी डिमांड थी, वो अब अप्रूव हो गया और बहुत जल्दी वो शुरू हो जाएगा। तो जो, क्योंकि हमारा सारा बिजनेस इस बिहार और यूपी का वहां से जुड़ता है, तो वो एक बड़ा डेवलपमेंट है। अब बात पीओके की, वहां पर कत्लेआम हो रहा है, पीओके में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रावलाकोट, मीरपुर, कोटली में पाकिस्तान की सेना ने बड़ा नरसंहार किया है। निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई हैं। पिछले 72 घंटे में 45 लोगों की जान गई है, सैकड़ों लोग घायल हैं। स्थानीय लोगों का दावा यह है कि सड़कों पर लाशों का ढेर बिछा हुआ है। अस्पताल को सील कर दिया गया है। जेएएसी का आरोप है कि हत्या के बाद शव को भी गायब कर दिया जा रहा है, सबूतों को मिटाया जा रहा है, निहत्थे लोगों को पीटा जा रहा है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सरकार का विरोध हो रहा है। पीओके में जुल्म के खिलाफ ब्रिटेन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। वॉशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ, लेकिन बर्बरता का आलम यह है कि रावलाकोट, मीरपुर और कोटले जैसे इलाकों में बुनियादी हक मांग रही महिलाओं के शांतिपूर्ण जुलूस पर भी गोलियां चलाई गई हैं। शहबाज शरीफ के खास सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि ये मुजाहिदीन जैसे लोग हैं। ये विजय जी, इस पर आपका कमेंट, ये कितने दिन चलेगा? जब तक ये फैसला नहीं हो जाएगा निर्णायक। आप इसको इस तरह का कोई प्रदर्शन जैसा मत मानिए, ये निर्णायक लड़ाई वहां पर चल रही है। दोनों इलाकों में, बलूचिस्तान में और पीओके में, दोनों जगह पर निर्णायक लड़ाई चल रही है। और दोनों इलाके के जो लोग हैं वो पाकिस्तान की सरकार को मानने को तैयार नहीं। बलूचिस्तान ने तो अपने आप को एक तरह से आज़ाद देश के तौर पर ही घोषित कर दिया। अभी दुनिया ने, वैसे किसी देश ने उनको मान्यता नहीं दी है, लेकिन ये दोनों इलाके मैं समझ रहा हूँ बहुत ही निर्णायक लड़ाई के दौर में पहुँच गए हैं। और पाकिस्तान की सरकार अब उनके बस में नहीं रहा है, वो कितना भी इस पर वो आंदोलन कर ले, लोगों को मार दें, नरसंहार करें, लेकिन दोनों जगह ऐसा मुझे लगता है कि भारत जैसे देश को, मतलब ऐसे जो मानवाधिकार के मामले हैं और खासतौर से पीओके तो हमारा ही इलाका है, उसमें कुछ आगे बढ़कर भी काम करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन में केवल बात करने से बात नहीं होगी। यूनाइटेड नेशंस में बात करने से काम नहीं चलेगा, और उनको भी भरोसा होना चाहिए ये कि कभी जरूरत हो तो हम उनके साथ खड़े। ये भरोसा कैसे दिया जा सकता है? अब ये तो सरकार देखेगी कैसे करना चाहिए, लेकिन अब वो ये सिर्फ हम जब खबर चलाते हैं तो ऐसा चला रहे हैं जैसे प्रदर्शन हो रहे हैं।
ये प्रदर्शन होने से बहुत आगे निकल गया है, निर्णायक युद्ध की आप बात कर रहे तरफ हैं। चला गया ये। हर्षवर्धन जी, इतने जनाजे निकल रहे हैं वहां पर, और महिलाओं की भीड़ जो हक मांग रही है उन पर आप सामने से गोली चलाकर ये कह रहे हैं कि ये तो मुजाहिदीन है, जैसे वो हमारे गले पड़े हुए थे। देखिए, इस पर मैं बार बार एक बात कहता हूं जो भारत ने शायद उसको समझने में देर की। भारत जब तक पाकिस्तान के साथ इंगेज करता रहा, वो हमेशा धोखेबाजी करते रहे, बेईमानी करते रहे, उसका उपयोग करके जम्मू कश्मीर में वो लगातार आतंकवाद फैलाते रहे। यूनाइटेड नेशंस से लेकर लंदन से, अमेरिका से पार्लियामेंटेरियंस को बुलाकर, जो भारत विरोधी लोग थे उनको बुलाकर वो अपना एक नैरेटिव सेट करते रहे। जब भारत ने उनको इंगेज करना बंद किया, गोली का जवाब गोले से देना शुरू कर दिया, गोली और बोली साथ साथ नहीं चलेगी, ये डॉक्ट्राइन पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया, तो अब क्या हुआ, ये वाला हिस्सा जो कवर के तौर पर इस्तेमाल करते थे वो खत्म हो गया। अब उन लोगों की आवाज सुनाई दे रही है जो हमारा हिस्सा है, अवैध कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है, अब वहां आतंकवादी कैंप उस तरह से रह नहीं गए, वहां की जनता विद्रोह कर रही। इसको आप इस मतलब क्रोनोलॉजी के लिहाज से समझेंगे। जब तक वहां आतंकवादी कैंप थे, इनकी हिम्मत नहीं थी इन लोगों की कि ये कुछ कर पाते, क्योंकि पुलिस और रेंजर्स के साथ साथ जो आतंकवादी थे वो भी इनके लिए मुसीबत बनते थे, और वो तो 10-20 गांव को मिलाकर एक बड़ा टेररिस्ट लॉन्च पैड बना था, वो खत्म हुआ है। तो हमें जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, उस सब के जो दूरगामी अगर परिणाम आपको देखते हैं तो ये भी एक प्रभाव। अब वहां की जनता निकल रही है, वो कह रही कि हमारा हक हमको दो, और तुम हमारा जो कहते हैं ना कि भाग्य, हमारी किस्मत, वो अब नहीं लिख सकते हो। दुनिया को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, भारत को भी थोड़ा और इस आवाज को तेज करना चाहिए। गाने की लाइन है ना, साडा हक एथे रख, तो वही हक की मांग के साथ लोग निकल चुके हैं, अपने सिर पे कफन बांधकर वाकई में निकल चुके हैं। वो या तो इस पार या उस पार हो जाना चाहते हैं। ईरान और अमेरिका का युद्ध भी कुछ इसी तरीके का है, इस पार या उस पार वाला है। दोनों तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि जंग में पहली बार मिस्र पर हमला हुआ है। मिस्र के बंदरगाह पर ड्रोन हमले में 2 जहाजों में आग लग गई। ईरान को इस हमले का जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इस हमले को ईरान से जोड़ने से पहले पूरी सच्चाई की जांच हो जानी चाहिए। वहीं अमेरिकी सेना भी लगातार हमले कर रही है। ईरान के 10 शहरों में हवाई हमले किए गए हैं। कैशम आइलैंड पर कई लोगों की जान जाने की खबर है। इसके बाद ईरान ने कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को तबाह किया। मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान ने हॉर्मूज को बंद कर दिया है। तो ये एक अपडेट इस युद्ध से भी जुड़ी हुई आपके सामने है। 10 शहरों पर अमेरिका की सेना ने अटैक किया है। समीर जी, तस्वीरें आपके सामने, लेकिन पहली बार है कि इस बार इजिप्ट पर, मिस्र पर हमला हुआ है। इधर अमेरिका ईरान पे हमला कर रहा है, उधर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने हमास और इजराइल का समझौता करवा दिया है और दोनों में अब समझौता हो गया, दोनों लड़ाई लड़ेंगे। अब वहाँ नई सरकार बनेगी जो उसको कंट्रोल करेगी वहाँ पर। लेकिन ईरान को लेकर जिस तरीके से अभी ट्रंप अपनी देश में बच गए, एक वोट से बच गया ना, तो उनको परमिशन लेना पड़ती सीनेट की लड़ने के पहले। जीत गए वो, हाँ, वो एक वोट से बस मतलब बच ही गए वो, 2 वोट से बच गए एक्चुअली। हाँ, जो उनका एक उनकी पार्टी के एक और एमपी ने उससे भी हाजिर रहा, 2 वोट। अदरवाइज उनका बड़ा मुश्किल होता हमला करना, तो उनको थोड़ा एक ताकत मिल गई है, तो वो बड़ी ताकत से वहाँ हमला कर रहा है। लेकिन अभी ये चलता रहने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कब्जा छोड़ने नहीं वाला है। अमेरिका उसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा ईरान को करने देगा नहीं। तो ये मुद्दा लड़ाई चलने वाली है। बैकडोर से बातचीत बहुत लंबे समय से चल रही है, उसका कोई सार्थक परिणाम निकल के नहीं आ रहा, और अभी कहीं नजर भी नहीं आ रहा कि इनके बीच में कहीं लड़ाई रुकने की स्थिति आ रही है। फिलहाल मुझे लगता है चलने वाला है। लेकिन जिस तरीके से ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों को बाकी देशों में अटैक कर रहा है, उसने मिस्र में भी कर दिया, तमाम देशों में अटैक कर रहा है, यह लग रहा है कि ईरान ने भी तैयारी कर ली कि भाई हमें बातचीत करने की जरूरत नहीं है। अब ये लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी, फिलहाल कोई इसकी संभावना नजर नहीं आती है। लड़ाई फिलहाल मुझे लगता है जारी रहेगी। देखिए, इजिप्ट पर अटैक करने के पीछे ईरान की बहुत सोची समझी चाल है। 2 गैस के टैंकर थे, दोनों पर ड्रोन अटैक किए और उन दोनों में आग लग गई है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये वही रास्ता है जो स्वेज कैनाल होकर के यूरोप के अंदर का ट्रेड रूट है जी। तो एक प्रकार के ईरान ने मैसेज किया है कि हम सिर्फ हॉर्मुज के जहाजों के लिए खतरा नहीं है, आगे स्वेज तक भी, हम स्वेज तक के जहाजों को रोकने की क्षमता हमें है। हम वहां भी आप पर अटैक कर सकते हैं। हॉर्मुज हो, बाबल मंदेब आप देखिए, बाबल मंदी का ही जो रूट है वो आगे जाकर के स्वेज नहर से मिलता है और स्वेज नहर से आप यूरोप में एंटर कर जाते हैं। तो आपका जो अभी हॉर्मुज से बंद था
उसके कारण अभी बाबलमंदी से और हॉर्मुज से ट्रेड हो रहा था, तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। यदि वो भी बंद हो जाता है, वहां भी सेलर्स को दिक्कत होती है, तब ईरान ने एक प्रकार का यही संदेश दिया है कि यदि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यदि हमारे शहरों पर आपने हवाई हमला किया तो हम उस रूट को भी खतरनाक बना देंगे। ये एक प्रकार के ईरान ने मैसेजिंग किया है। ये तो बहुत खतरनाक मैसेजिंग है। फिर तो अब तो फिर ट्रंप को सोचना है कि आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। हर्षवर्धन जी, ये तो बहुत खतरनाक है। ये तो ट्रंप को देखना है कि इस लड़ाई को वो कहां तक लेकर जाना चाह रहे हैं। देखिए, ट्रंप और ने तो- मूव बाबल मंदेब और सुएज। ट्रंप ने तो पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना, कि ऐसा काम किया कि सब बिगाड़ के रख दिया। इतना ज्यादा काम किया कि सब बिगड़ गया है। अब सवाल यह है कि क्या उसको संभालने की स्थिति में, क्योंकि अब तो उनके इस तरह के भी बयान नहीं आते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब वो सब भी खत्म हो गया है। और इसमें जितनी पार्टीज बढ़ गई हैं, मतलब एक तरह से कहें तो पहले था कि ठीक है, ईरान का झगड़ा था अमेरिका और इजराइल के साथ, बीच बीच में वो जो उसके अगल बगल के पड़ोसी मुस्लिम देश थे उन पे हमला कर रहा था क्योंकि वो अमेरिका का बेस थे। लेकिन अब तो लड़ाई उससे आगे चली गई है और कई जगहों पर एक तरह से उसने दुनिया भर के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। और अगर फिर भी दुनिया मिलकर इसका कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही, तो इसका मतलब यही हुआ कि जब दोनों थक हार कर बैठ जाएंगे तब शायद इसका कोई रास्ता निकलेगा। और हम लोग ये मान रहे हैं कि एक थकान तो हुई नहीं, रूस और यूक्रेन युद्ध आज तक चल रहा है। थकान जैसा नहीं है वो, जब एकदम उनको समझ में आएगा कि अब लड़ नहीं पाएंगे तभी ये जाके बंद होगा, उससे पहले बंद नहीं होगा। इजिप्ट में जो अटैक हुआ उसके पीछे ये भी एक है कि सऊदी अरब और अमेरिका दोनों ने मिलकर के इराक के अंदर जो शिया मिलिशिया ग्रुप था उस पर अटैक किया, तो उसके रिटेलिएशन में ऐसा माना जा रहा है कि ईरान ने अटैक इजिप्ट तक जाकर के किया है। तो लगातार हम सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं, कहानी कुर्सी की आपको दिखाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, रागी जी, सुमीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।